During the last annual physio class, we were discussing the reabsorption in the different part of the nephrons, and the last section was reabsorption in the loop of Henle. We have covered multiple aspects of the loop of Henle, like the descending limb, thin and thick ascending limb, but there are certain general points that we have to cover. So begin with me. The very first point, if you recall, the loop diuretics. Please remember, when we talk about the loop diuretics, first of all, why the loop? Because there are certain, जैसे जब हम diuretics की बात करते हैं तो डाययूरेटिक्स होते क्या है? इफ यू रिकॉल द एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो आपको बताया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी मींस अंगेस्ट, डाययूरेटिक यानी डाययूरेटिक के अंगेस्ट वर्क करें। तो आपको बताया था एडीएच का रोल है यूरिन को कंसंट्रेट करना। क्या करना? यूरिन को कंसंट्रेट करना। तो डाययूरेटिक्स वो सब्सटेंस हुए जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे। तो इन वन वर्ड अगर हम बोलें व्हाट आर द डाययूरेटिक्स, तो आप केवल एक पॉइंट बोलेंगे, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई ड्रग जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे, वो आपका डाययूरेटिक। तो ऐसा कोई सब्सटेंस अगर लूप में वर्क कर रहा है, लूप ऑफ हेनले में वर्क कर रहा है, तो आप बोलेंगे वो लूप डाययूरेटिक है। और जिसके लिए हमने आपको लास्ट टाइम ये डायग्राम दिखाया था। दीज आर द लूप डाययूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, यही बताए थे। अब इनको थोड़ा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लूप पर आइए, तो एक बार समझिए, जब भी हम लूप की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवीजन दिखाना होगा, क्योंकि बिकॉज लूप इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। एंड देन इफ वी फॉर्म द लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग लिम्ब, तो ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब हुई। देन द फॉर्मेशन ऑफ लूप, तो आपने यहां पर लूप बनाया, राइट। और लूप को क्योंकि समझाना है तो इसीलिए हमने लूप को बड़ा कर दिया। लाइक दिस। अब आप समझ सकते हैं, यहां तक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब रन कर रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज व्हाट योर डिसेंडिंग लिम्ब, यस और नो। फिर आप यहां से यहां तक आएंगे तो आपके पास ये थिन सेगमेंट आ जाता है, किसका? असेंडिंग लिम्ब का। और जो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास आता है, दैट इज व्हाट अ थिक। इतना आप समझ चुके होंगे कि वो लास्ट टाइम डिटेल में समझाया था। फिर आपको बताया था, अगर आप थिक सेगमेंट में आते हैं तो थिक सेगमेंट की सेल्स को देख लीजिए। यहां पर हमने थिक सेगमेंट की सेल्स को बनाया, ये राइट नाउ हियर द सेल्स ऑफ द थिक। समझाने के लिए केवल आपको 2 सेल समझाइए, बता के दिखाइए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप मेडुलर वेसेक्शन रन कर रहे हैं तो अपर कॉर्टेक्स रीजन चला जाएगा, नीचे मेडुला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, अगर ये मेडुला है तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, राइट। एंड देन अगर आप ब्लड को देखें तो हमारे पास यहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, दिस इज व्हाट अ ब्लड वेसल। तो ये पोर्शन कौन सा है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका सेक्शन, जैसे अगर हम यहां पर जैसे डिसेंडिंग लिम्ब हटाएं तो ये भी हटा दिया, राइट। आपको हमने यहां से थिक वाला पोर्शन हटा के दिखाया, राइट, ये सब हटा दिया। तो अगर आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, राइट। ये आपके पास हियर लूप ऑफ हेनले है। तो हम बात कर रहे हैं इन रीजंस की, ये जो रीजंस आपको नजर आ रहे हैं, दीज रीजंस। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सब सेक्शन मेडुला में है, और मेडुला में है इसलिए बोलेंगे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्या वर्ड बोला हमने यहां पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला रीजन है, ओके। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, चलिए मेरे साथ समझते रहिएगा, ओके। नाउ स्टॉप राइटिंग, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बता रहे हैं। जस्ट स्टॉप राइटिंग, ओनली लिसनिंग पार्ट, पहले समझेंगे देन लिखेंगे, रिमेंबर। अब अगर मान लीजिए यहां से ये डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली पीसीटी से फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर कर रहा है। फिर आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करेगा तो हमारे पास ये डिसेंडिंग लिम्ब की सेल्स आ जाएंगी। तो समझाने के लिए हमने क्या करा, हमने यहां पर एक सेल को बड़ा करके इस तरह से बनाया, दीज आर व्हाट द सेल्स हियर, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बताया था जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को अलाउ करेगा। तो क्यों वाटर को अलाउ इसलिए ही करता है क्योंकि आपको अगर लास्ट टाइम ध्यान हो तो हमारे पास दोनों सरफेस पर, चाहे वो एपिकल सरफेस हो या बेसल सरफेस हो, दोनों सरफेसेस पर हमारे पास यहां पर एक्वापोरिन 1 होता है। सो एक्वापोरिन 1 नॉट ओनली प्रेजेंट हियर इन द पीसीटी बट आल्सो इन द रीजन ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब। ये सब आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं उसको समझिए। आपको बताया था वाटर मूव्स एज पर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वी रिक्वायर द चेंज इन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। हमें ऑस्मोलैरिटी में चेंज चाहिए। ऑस्मोलैरिटी में चेंज कैसे आएगा? अब एक चीज बताइए, आप मेडुला में है, ये आपका मेडुला वाला पोर्शन है, और मेडुला में जब तक, अब देखिए अगर हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, राइट, जैसे मान लीजिए ये फिल्ट्रेट हम यहां पर बना के दिखा रहे हैं, ये आपका वाटर है जो ल्यूमेन में है, तो ये आपका फिल्ट्रेट हुआ। अब आपको फिल्ट्रेट में जो वाटर है उसे क्रॉस कराना है कि वो यहां से हमारे पास एक्वापोरिन 1 से होता हुआ हमारे पास मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में वाटर मूव कर जाए। लेकिन वाटर तभी मूव करेगा जब यहां पर हम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा करें, और यहां पर हम कंपैरेटिवली, क्योंकि पीसीटी से आ रहा है तो वो 300 लेकर आ रहा होगा, रिमेंबर 300 मिलीऑस्मोल। प्लाज्मा की इक्विवेलेंट होता है। लास्ट क्लास को लिंक करिए, अगर लास्ट क्लास तैयार नहीं करिए कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला हूं आज। लास्ट क्लास को तैयार करिए, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट 1 आवर में आप जो भी समझ रहे हैं, अगर आपने लास्ट क्लास से लूप तैयार नहीं किया है कुछ समझ में नहीं आएगा, और इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो वो हिलेगा भी नहीं। तो पीसीटी में जो फ्लूइड है, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है, वो प्लाज्मा की आइसोस्मोटिक होता है, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी बताई थी? 300 मिलीऑस्मोल। तो हमारे पास जो पीसीटी से लूप में जो फिल्ट्रेट एंटर कर रहा होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 300 मिलीऑस्मोल। तो इतना पता है कि यहां पर जो फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है वो 300 मिलीऑस्मोल में है। चलिए जरा इस डायग्राम को आपके सामने बड़ा करके दिखाते हैं जिससे कि और क्लियरिटी डेवलप हो, राइट। तो हमने यहां से इस ब्लड को मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हटाया। अब देखिएगा हमने क्या किया, हमने यहां पर डिसेंडिंग लिम्ब को इस तरह से बड़ा करा, तो ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब बनाई।
यहां पर आपकी फिर से हमने सेल्स बनाई, राइट। यहां पर हमने फिर से आपको फिल्ट्रेट बना के दिखाया, तो ये वो फिल्ट्रेट है जो पीसीटी से जस्ट एंटर हुआ है और ऑस्मोलरिटी 3 मिली ऑस्मोल लेकर एंटर कर रहा है। अब इसी को आपको यहां से क्रॉस कराना है थ्रू एक्वापोरिन, तो आपके पास यहां पर ये एक्वापोरिन 1 है, यहां से आपको इस वाटर को क्रॉस कराना है, फिल्ट्रेट को क्रॉस कराना है। तो अगर यहां पर इनिशियली 300 है तो डेफिनेटली जब हमारे पास यहां पर हियर हम इस पोर्शन पर हैं, मींस अगर आप देखें तो डिसेंडिंग में हम लूप बनाएंगे, लूप बनाने के बाद हम असेंडिंग में पर आएंगे, तो ये असेंडिंग में है। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेटली ऑस्मोलरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी 300 से यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, तभी वाटर मूव करके हमारे पास मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ पाएगा। ये आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, राइट। जो डिसेंडिंग और असेंडिंग के बीच स्पेस है, ये स्पेस है, ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, यानी मेड्यूला का वो पार्ट जहां पर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ऑस्मोलरिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये पॉइंट ये है कि यहां पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि जब तक ऑस्मोलरिटी नहीं बढ़ेगी डिसेंडिंग से वाटर बाहर नहीं आएगा। अगर आपको पीसीटी याद हो तो पीसीटी में भी जब आपको वाटर रीअब्जॉर्प्शन समझाया था वो तभी समझाया था जबकि पीसीटी की जो ल्यूमेन थी और इंटरस्टिशियम था उसमें ऑस्मोलरिटी में चेंज आया था। जस्ट रिमेंबर द लास्ट क्लास। इसीलिए अब इंपॉर्टेंस आ जाती है यहां पर थिक असेंडिंग लिम की। किसकी इंपॉर्टेंस? थिक असेंडिंग। क्यों? क्योंकि जब आप थिक असेंडिंग को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप थिक असेंडिंग को देखेंगे देन हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, इफ यू रिकॉल, 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। यही बताया था, यही बताया था, और यह भी बताया था दिस इज व्हाट योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो फिल्ट्रेट आपका डिसेंडिंग लिम्ब से होता हुआ असेंडिंग लिम्ब में आया, और असेंडिंग लिम्ब में जैसे ही वो, ये आपका थिन रीजन हुआ, ये आपका थिक रीजन हुआ, तो जैसे ही थिक रीजन में एंटर हुआ तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इन थिक रीजन the presence of this particular transporter allow sodium ion to move, allow chloride ion to move, allow potassium ion to move। तो क्या मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आपने इलेक्ट्रोलाइट को पहुंचाना शुरू करा या नहीं करा? क्या आपने सोडियम पहुंचाया या नहीं? क्या आपने पोटेशियम पहुंचाया या नहीं? क्या आपने क्लोराइड पहुंचाया या नहीं? और आपको यह भी बताया था दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर डेवलप ऑस्मोलरिटी डिफरेंस ऑफ 200 मिली ऑस्मोल। क्या मतलब हुआ इसका 200 मिली ऑस्मोल? कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर हियर आपको बताया था एट द टिप 200 मिली ऑस्मोल आ जाएगा, तो जब यहां से सोडियम क्लोराइड बाहर आए, हियर सोडियम क्लोराइड बाहर आए तो कुछ कम होकर मान लीजिए यहां पर 1000 हो गया, एंटर किया तो 800 400, यहां पर मान लीजिए हमारे पास 600 हो गया, 400 से कम होगा तो यहां पर हमारे पास 200 हो गया। तो 400 से जो 200 का चेंज आया, क्यों आया 400 200 चेंज? अब आपको याद हो तो जरा ध्यान से देखिए हम क्या बोलेंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, सभी का ध्यान सामने होगा, बहुत जरूरी है ये। जैसे ही आप डिसेंडिंग लिम्ब को क्रॉस करेंगे तो यहां पर जो असेंडिंग लिम्ब है जिसमें ग्रीन कलर किया जा रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल हो जाएगा वाटर के लिए। इस रीजन से कोई वाटर अब एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्वापोरिन नहीं है, यहां पर अब कंप्लीट इम्परमेबिलिटी रहेगी। बॉडी की कंडीशन कोई भी हो, राइट, चाहे डिहाइड्रेटेड हो, हाइड्रेटेड हो, डजंट मैटर, इस रीजन से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इम्परमेबल टू वाटर। ये लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ध्यान रखिए इस पॉइंट को। इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल, राइट, परमेबल टू व्हाट? परमेबल टू सॉल्यूट, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालेगा। तो जब हमारे पास यहां से हियर, जैसा कि आपको बताया, यहां पर जब परमिबिलिटी किसके लिए है? परमिबिलिटी है सोडियम क्लोराइड के लिए। यहां पर थिन में बताया था पैसिव होता है, पैसिव इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होते हैं। लेकिन जब आप थिक पर जाएंगे तो थिक पर हमारे पास एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बताया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो है 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है। तो अब चाहे वो थिन सेगमेंट हो चाहे वो थिक सेगमेंट हो, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को बाहर ला रहे हैं, लेकिन वाटर को बाहर आने नहीं देंगे। तो जो वाटर था वो तो उतना ही रहा, लेकिन जैसे से सॉल्यूट बाहर आने लगे तो जब आप थिक में अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? ऑस्मोलरिटी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट बाहर आ रहा है। सॉल्यूट अगर बाहर आ रहे हैं तो जो ल्यूमेन है उसमें हमारे पास ऑस्मोलरिटी कम होने लगी, क्योंकि यहां से बाहर आए। इन अदर वर्ड ये मूवमेंट चल रहा है, सॉल्यूट यहां मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट का मूवमेंट ये आ रहा है। तो अगर सॉल्यूट मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आपको हम हाईलाइट करके दिखाएंगे, ध्यान समझ लीजिए। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला रीजन ये है, दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये मेडुला में है, राइट। इंटरस्टिशियम इज फिल्ड विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये मेडुला वाला रीजन है, आप यहां पर हैं। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, एंड 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड इज सच दैट इट विल अलाउ number of solute to move out, means sodium, potassium and chloride, and it is so important for us because it will develop a gradient of here what 400 to 200। यानी यहां से जब टिब्यूलर ल्यूमेन से सॉल्यूट पास हुआ, यहां पर जब एंटर किया तो 400 बाहर आया तो 200। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो सॉल्यूट थे वो आप बाहर भेज रहे हो, तो ये सॉल्यूट यहां इकट्ठे हो रहे हैं, इंटरस्टिशियम में इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रोलाइट मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऐड होने लगे, डिपॉजिट होने लगे, तो डेफिनेटली ऑस्मोलरिटी राइज करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और अगर ऑस्मोलरिटी राइज करेगी देन दिस इज द सोल रीजन
ओनली रीजन, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द ओनली रीजन बाय विच ऑस्मोलैरिटी इज वेरी मच हाई, कंटिन्यू टू ऐड, कंटिन्यू टू इंक्रीज, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाते रहेंगे तो कंटिन्यू टू इंक्रीज इन मेडुलर इंटरस्टिशियम। और जब बार बार सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम यहां ऐड होते रहे तो ऑस्मोलैरिटी राइज करने लगेगी। ऑस्मोलैरिटी राइज करेगी तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर 400 हुआ, राइट? तो यहां पर जब जब डिसेंडिंग लिंब में, ध्यान दीजिएगा, जब डिसेंडिंग लिंब में आप एंटर कर रहे थे तो ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300। लेकिन यहां पर जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हमारे पास कितनी हो गई? 400। तो यहां पर ऑस्मोलैरिटी कम, यहां पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, तो वाटर मूव कर गया। तो एक बात ध्यान रखिए, डिसेंडिंग, अब सुनिए मेरा स्टेटमेंट ध्यान से, डिसेंडिंग लिंब से वाटर तभी बाहर आएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जब असेंडिंग लिंब में हमारे पास 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड वर्क करे। 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड वर्क करेगा तो मेड्यूला में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, और जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो डिसेंडिंग लिंब से वाटर बाहर आ जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आ गया? और जब डिसेंडिंग लिंब से वाटर बाहर आया तो अब दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, हमने आपको क्या बताया था डिसेंडिंग लिंब की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप डिसेंडिंग लिंब को देखिए तो यहां पर देखिए हम फिर से एक अंडरलाइन करते हुए नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या रीजन बता रहा है, क्योंकि अगर आप इस पोर्शन को देखिए जिसको आपने अंडरलाइन किया तो ये क्या बोला जाएगा? परमिएबल टू वाटर, जस्ट अपोजिट, परमिएबल टू वाटर। तो आप डिसेंडिंग लिंब की प्रॉपर्टी को देखिए तो असेंडिंग लिंब से जस्ट अपोजिट है। डिसेंडिंग लिंब परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिंब इम्परमिएबल टू वाटर, जस्ट अपोजिट है। इसीलिए मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, बस सुन लीजिए, डिसेंडिंग लिंब अलाउज वाटर टू मूव ओनली व्हेन पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स वर्क इन द असेंडिंग लिंब। ठीक है? और ये पॉइंट आपसे क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था लूप डायरेक्टिक्स पर। अब पॉइंट पर आ जाइए, इतना तो पॉइंट आप समझ ही रहे होंगे। अब मान लीजिए हमने इन लूप डायरेक्टिक्स को ब्लॉक कर दिया। रेड कलर को देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने लूप डायरेक्टिक्स को ब्लॉक कर दिया। नॉट अलाउ द 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम आयन टू फंक्शन, हमने इनको फंक्शन करने से रोक दिया। अब एक चीज बताइए, जब आप 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को फंक्शन करने से रोक देंगे तो क्या होगा? 5 सेकंड्स सोचिए क्या होगा। क्या हमारे पास जो आइंस आ पा रहे थे आ पाएंगे? ये देखिए, क्या जो आइंस आ पा रहे थे आ पाएंगे? नहीं आ पाए। और अगर आइंस नहीं आ पाए तो जो ऑस्मोलैरिटी राइज हो रही थी क्या हो पाएगी? नहीं हो पाई। और अगर ऑस्मोलैरिटी राइज नहीं हो पाई तो क्या जो वाटर बाहर आ रहा था आ पाएगा? नहीं आ पाया। इसीलिए एक बात ध्यान समझिए, जो वाटर बाहर नहीं आया, आपको बताया था यहां से डिसेंडिंग लिंब से अप्रोक्सीमेटली 20% वाटर बाहर आता है। फिल्ट्रेट में जितना वाटर है उसका 20% डिसेंडिंग लिंब से बाहर आ जाता है, यही बताया था। अब अगर वो वाटर बाहर नहीं आया तो वो वाटर असेंडिंग लिंब में एंटर करेगा। भाई डिसेंडिंग लिंब से बाहर नहीं आया तो कहां जाएगा? असेंडिंग लिंब में। और असेंडिंग लिंब में एंटर कर गया तो फिर आगे क्या बताया था? इम्परमेबल टू वाटर। अब होल सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन वाटर के लिए इम्परमेबल है, और अगर वाटर के लिए इम्परमेबल है तो वो एज सच यूरिन में ऐड हो जाएगा। तो यूरिन डाइल्यूट हुई या कंसंट्रेट हुई? अगर आपने 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को अगर ब्लॉक कर दिया तो यूरिन डाइल्यूट हुई या कंसंट्रेट हुई? डाइल्यूट हुई ना, डिसेंडिंग से वाटर बाहर आया नहीं। तो जो वाटर आप बॉडी में रिटेन कर रहे थे, भाई जो वाटर हम आपने डिसेंडिंग से बाहर निकाला वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, वो ब्लड में आया, वो आपके सिस्टम में ही रहा। लेकिन जब वो, अगर आपने 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड ब्लॉक कर दिया तो क्या वो वाटर बाहर आ पाया? नहीं। तो वाटर असेंडिंग में गया, असेंडिंग से यूरिन के थ्रू होता हुआ बाहर आ गया, तो आपने यूरिन को वेरी डाइल्यूट किया। समझ में आया? और इसीलिए यूरिन अगर डाइल्यूट हो रही है तो हम बोलते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप में ऐसे ड्रग को यूज करना, लूप ऑफ हेनली में ऐसे ड्रग को यूज करना जो यूरिन आउटपुट बढ़ा दे। तो लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब आप समझ सकते होंगे यूरिन लूप डायरेटिक्स का मतलब क्या है। तो आपसे अगर कहा जाए लूप डायरेटिक्स फंक्शन कैसे करते हैं, आपसे कहा जाए लूप डायरेटिक्स के एग्जांपल क्या है, तो आपको पहले बता दिया लूप डायरेटिक्स आपको याद होने चाहिए, फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटानाइड। ये लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ये पहला जनरल पॉइंट था जो आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अगेन लूप की ही बात करेंगे क्योंकि लूप इज सो मच, सी ईच एंड एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें वो सारे पॉइंट क्लियर कर लेने होंगे जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगे। अब जब ध्यान सुनिए ऑल ऑफ यू नाउ, अगेन जब आप लूप की बात करेंगे, राइट, तो एक चीज बताइए, लूप जब हम बात करते हैं तो लूप क्यों बात करते हैं? लूप हमारे पास लूप के फॉर्मेशन में है, वो हेयर पिन लूप बना रहा है, इसलिए आपने उसे लूप बोला, यस और नो, इसलिए आपने उसे लूप बोला। लेकिन अगर हम इस लूप में जो हेयर पिन लूप बनता है उस लूप में चेंज करें और इस लूप को अब आप स्ट्रेट बना दो, ये आपका पीसीटी है, ये आपका डिसेंडिंग में स्टार्ट हुआ, यहां पर आपके पास ये कॉर्टेक्स और मेडुला का डिवीजन था हियर। तो जो लूप हमारे पास इस तरह से बनना चाहिए था, राइट, आपने ये नहीं किया, आपने लूप को, ये आपका डिसेंडिंग है, आपने लूप को स्ट्रेट कर दिया, ये आपका असेंडिंग आया और ये आपका थिक आया। तो आपने इस तरह से ये थिन पोर्शन थिक पोर्शन, यू मेक द लूप स्ट्रेट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
क्या होगा ये बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास डीसीटी आएगा, राइट? तो बताइए क्या होगा, आपने स्टेट कर दिया, क्वेश्चन दिस। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर आप लूप को स्टेट करेंगे तो जो असेंडिंग रिंग से आइंस बाहर आ रहे थे वो यहां आएंगे, सोडियम क्लोराइड यहां आएंगे, जो थिक सेगमेंट में हमारे पास 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड था वो यहां पर बाहर निकालेंगे। तो अगर आप किडनी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये यहां पर किडनी है हियर, राइट? ये हमारे पास यहां पर वुमेन कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी रहा, और अगर स्ट्रेट कर दें तो स्ट्रेट यूं हो जाएगा ये, क्योंकि अब आपके पास हेयर पिन नहीं। तो जितने भी आइंस हमारे पास आएंगे वो अभी भी बाहर आएंगे, लेकिन जब ये आइंस बाहर आएंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब से यहां पर देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर क्यों आता है, अभी समझाया था, क्योंकि यहां पर अगर लूप होता तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए, हम डॉटेड लाइन में आपको दिखा दें, अगर एक्चुअल लूप होता तो ये लूप इस तरह से वर्क करता, तो आइंस जो बाहर आते वो यहां आते, यस और नो, लेकिन वो तो अब नहीं, क्यों? क्योंकि आपने उसे स्टेट कर दिया। तो क्या ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ पाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब के पास यहां पर जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी है उसमें चेंज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और अगर आपके पास यहां पर चेंज नहीं आ पाया तो क्या वाटर बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखिए, लूप में जब हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, तो जो लूप है, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका जो हेयर पिन बनता है, इसका जो यू शेप आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लूप इज व्हाट? टू कंजर्व वाटर। इंपॉर्टेंस ये है, ये वाटर को कंजर्व करा देता है। इसका एक बात समझिए, हमारी बॉडी में, स्पेशली मैमल्स में, हेयर पिन लूप का बनना एक अडेप्टेशन है। और ये लूप मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, लॉन्गर होता चला जाता है, डीपर होता चला जाता है मेडुला में। क्यों? क्योंकि जितना वाटर हमें एब्जॉर्ब करवाना है, रीएब्जॉर्ब कराना है, उतना ही हम लूप को बड़ा कर देंगे, लूप को हम मेडुला में डीप तक ले जाएंगे। ये एक तरह का अडेप्टेशन है। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लूप, तो आप बताएंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंजर्व द वाटर इन द बॉडी। एंड व्हाट वुड हैपन इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी डेवलप एज अ लूप बट अ स्टेट? देन वी लॉस्ट वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, वी आर नॉट एबल टू कंजर्व वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, दैट इज व्हाट नेक्स्ट पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए, देयर आर टू terms. One is what? Concentrating segment, and there is what? Diluting segment. Concentrating segment and there is what? Diluting segment of loop of Henle. ओके, अब ऐसे समझिएगा। देखिए बस समझिए, जैसे अगेन हम यहां पर आपके सामने लूप बनाए, तो आपको क्या बताया था? अगर आप असेंडिंग में जाएंगे तो ये असेंडिंग लिम्ब हियर, जैसे हियर। तो अगर आप इस सेक्शन को देखिए तो यहां क्या नजर आ रहा है? ओब्वियसली यहां पर डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां पर असेंडिंग लिम्ब है। क्या बताया था डिसेंडिंग लिम्ब? परमिएबल टू वाटर, यही बताया है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। दिस इज व्हाट? इम्परमिएबल टू वाटर, यस और नो? इम्परमिएबल टू वाटर। तो इसका मतलब दोनों ही हमारे पास जो सेगमेंट है उनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज। अब एक पहले डिसेंडिंग लिम्ब पर आ जाइए। आपसे पूछा जाए विच पोर्शन, क्वेश्चन ध्यान सुनिए, विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज रेफर्ड एज कंसंट्रेटिंग सेगमेंट? इज रेफर्ड एज कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। तो जब कंसंट्रेटिंग सेगमेंट का मतलब होता है यानी आप यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हो, और जब आप यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हो उसमें से वाटर को कम कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो वाटर को कम करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है? तो आंसर इज डिसेंडिंग सेगमेंट, क्योंकि ये केवल वाटर को अलाउ करता है, परमिएबल टू वाटर, यस और नो? तो ये केवल वाटर को अलाउ करता है, इसीलिए डिसेंडिंग जो सेगमेंट है आप उसे बोलेंगे कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट ऑफ अवर नेफ्रॉन और द लूप। अब आपसे पूछा जाए विच वन इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। तो डाइल्यूटिंग सेगमेंट में ध्यान समझिए, जब एक बार आप डिसेंडिंग लिम्ब क्रॉस कर गए और अब हमारे पास जो वाटर है, दैट वाटर इज गोइंग टू एंटर हियर इन द असेंडिंग लिम्ब। और एक बार असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर गया तो आपको क्या बताया था? अब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, हाइड्रेशन हो, हमारी बॉडी की कंडीशन कोई भी हो, असेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर नहीं आता, कंप्लीट इंपरमिबिलिटी मेंटेन करके चलता है, जस्ट अपोजिट टू डिसेंडिंग। और जब असेंडिंग लिम्ब वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहां पर जितना वाटर एंटर कर गया वो यूरिन में अपीयर होने वाला है। भले डीसीटी सीसीटी में कुछ भी हो, लेकिन असेंडिंग लिम्ब से कुछ नहीं होगा, असेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर नहीं आएगा। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, असेंडिंग लिम्ब इज व्हाट? और बेसिकली थिक असेंडिंग लिम्ब, राइट? स्पेशली थिक असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो बाहर आएगा वो सॉल्यूट आएंगे, वाटर नहीं आएगा। जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, इट इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, केवल सॉल्यूट को करवा रहा है। हाँ, ये है कि अगर मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो आप बोलेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब, और अगर मान लीजिए अर्ली डीसीटी लिखा हुआ है तो वो भी सही माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आता है थिक असेंडिंग लिम्ब और अर्ली डीसीटी। दिस शुड बी एन आंसर फॉर द डाइल्यूटिंग सेगमेंट। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ये कुछ जनरल पॉइंट है जो आपको बताना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो जाए, मींस देयर इज अ नेफ्रॉन व्हिच इज विदाउट लूप ऑफ हेनले, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 3 सेकंड्स। अगर लूप ऑफ हेनले, चलिए 5 सेकंड्स, अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो क्या होगा? प्लीज रिमेंबर, इफ देयर इज नो लूप ऑफ हेनले तो ऑब्वियसली वाटर एब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर कंजर्व नहीं होगा, और मेडुला में ऑस्मोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। सो वाटर एब्सॉर्ब नहीं होगा, दैट्स व्हाई यूरिन, आंसर सुन लीजिए, यूरिन इज गोइंग टू बी वेरी डाइल्यूट। क्योंकि वाटर, अगर हमारे पास वाटर एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन में अपीयर होगा, तो यूरिन डाइल्यूट होने लगेगी।
नेक्स्ट, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, क्योंकि अगर लूप नहीं है तो असेंडिंग लिम्ब भी नहीं होगा, और अगर असेंडिंग लिम्ब नहीं है तो जो सॉल्यूट से, यहां पर आपको बताया था 20% 25% ऑफ सॉल्यूट रीअब्जॉर्प्शन अकर, यही बताया था 25% ऑफ सॉल्यूट रीअब्जॉर्प्शन अकर्स। डिसेंडिंग लिम्ब से 20% ऑफ वाटर और असेंडिंग लिम्ब से 25% ऑफ सॉल्यूट, तो जो 25% ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहे थे वो भी नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर जाने लगेंगे, तो समहाउ इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होने लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं बॉडी में डिहाइड्रेशन सेट हो जाएगा अगर लूप पहले नहीं हुआ तो। समझ में आ गया? सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अवर लूप, जो हमने डिटेल में आपके सामने डिस्कस की। और एज वी नो, आफ्टर लूप द नेक्स्ट पोर्शन, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो आप ऑलरेडी कॉर्टेक्स रीजन में एंटर कर रहे होगे। जब आप कॉर्टेक्स में एंटर कर रहे होगे तो अगेन द नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट? द डीसीटी। सो बिगिन विद द डीसीटी हियर। ये देखिए, दिस इज ऑल द डायग्राम फॉर अवर डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Please remember that DCT, like any other portion of the nephron, is quite important for us, or you will see how, right? हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, but before to discuss the DCT, first consider anatomical considerations. First consider the anatomical part, because if you see the arrangement of the cells in the DCT, means in this region where we have the DCT, you will find a complete change in the DCT in the initial segment and the later segment. Means we divide the DCT into two regions. Either we will say initial or later, or early or late DCT. And why we divide the early and late DCT? तो अब आप समझेंगे। तो इसीलिए हमने आपसे क्या बोला? If you see the anatomical part, arrangement of the cells, morphology of the cells, functional aspect of the cells, then you will find the change during the early segment and the late segment. So first of all, we are going to discuss the early DCT part. So our heading, our discussion right now start with early DCT. And again, don't let your concentration break. अगेन पहले समझेंगे देन लिखेंगे। ओके, सो नाउ जस्ट लिसनिंग पार्ट, और कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। दिस इज व्हाट अर्ली डीसीटी, एंड इफ यू सी द अर्ली डीसीटी, राइट, देन अर्ली डीसीटी जस्ट लाइक द पीसीटी, हैविंग द सेल्स विद द माइक्रोविलाई और द ब्रूस बॉर्डर। नजर आ रहा है? यस और नो? Moreover, if you see the early DCT in this region, then you will find this portion, ध्यान दीजिए, जहां ब्लैक लाइन आ रही है, this portion of early DCT is very much close to, proximal to, near to, पास है। किसके पास है? तो आप देखेंगे तो एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल के। डायग्राम ध्यान से देखिए, नजर आया? फिर से देखिए, ये दिस पोर्शन इज वेरी मच नियर टू एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल, और अगर आप ऐसे ही दिस पोर्शन को देखिए, दिस इज व्हाट? अवे, दूर है। एंड इसीलिए समझिए, दोज पोर्शंस, दोज रीजन्स ऑफ अर्ली डीसीटी नियर टू द एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल समहाउ बिकम स्पेशलाइज्ड। यानी अर्ली डीसीटी का वो पोर्शन जो एफरेंट आर्टीरियोल के पास है, वो स्पेशलाइज हो जाता है, एंड द पोर्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल दैट इज नियर टू द अर्ली डीसीटी आल्सो बिकम स्पेशलाइज्ड। तो इसका मतलब, चाहे एक बार ध्यान रखिएगा, हमारे पास, सभी ध्यान, हमारे पास अगर एफरेंट आर्टीरियोल है, इट इज आल्सो गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड, और जो डीसीटी है वो भी स्पेशलाइज हो जाएगा। और इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना है। नाउ इफ यू सी इन दिस सेक्शन, यू विल फाइंड दिस इज अ रीजन ऑफ द डीसीटी हियर, तो ये आपका डीसीटी है। और अगर आप डीसीटी को ध्यान से देखें, यू विल फाइंड द चेंज। देखिए क्या बोला था आपसे, द रीजन ऑफ डीसीटी, यहां देखिए, द रीजन ऑफ डीसीटी नियर टू एफरेंट आर्टीरियोल, तो ये आपकी एफरेंट आर्टीरियोल है, ए एफरेंट आर्टीरियोल। तो जो एफरेंट आर्टीरियोल के पास है, यहां की सेल्स को अगर आप देखें, चेक द सेल्स हियर, इन सेल्स को आप ध्यान से देखेंगे एंड कंपेयर दीस सेल्स विद दीस सेल्स, इनको कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे दीस सेल्स नियर टू द एफरेंट, राइट। तो ये आपका एफरेंट आर्टीरियोल वाला पार्ट है। इस एफरेंट आर्टीरियोल के पास जो ये सेल्स है, दीज आर स्पेशलाइज्ड, एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रेफर्ड एज मैक्यूला डेंसा। क्या बोला इन्हें हमने यहां पर? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा का मतलब हो जाता है ब्लैक पैच, राइट, ब्लैक पैच। क्योंकि जब मैक्यूला की बात करते हैं तो मैक्यूला का मतलब होता है पैच, मतलब ऐसा कोई रीजन जो डेंस हो, और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो समवट डार्क नजर आए, तो डेंसा और ब्लैक पैच, राइट। तो यहां पर हमारे पास डीसीटी का वो पोर्शन है जो माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास कंप्लीटली डिफरेंट विजिबल होता है, इसे मैंने मैक्यूला डेंसा बोल दिया। मतलब एक ऐसा पैच आता है जो छोटा सा है लेकिन काफी ब्लैक है, डार्क है। तो मैक्यूला डेंसा किसका पार्ट हुए? डीसीटी का, क्योंकि आप देख रहे हैं वो डीसीटी में है, राइट। अब आपसे बोला था जो पार्ट एफरेंट आर्टीरियोल का मैक्यूला डेंसा के पास है, डीसीटी के पास है, आल्सो गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें हियर, ये पार्ट भी हियर, चेक द कलर, ये पार्ट भी यहां पर स्पेशलाइज्ड हो रहा है, जिसको हम यहां पर आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं। इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट यहां स्पेशलाइज्ड होता हुआ नजर आ रहा है, एंड वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन द एफरेंट आर्टीरियोल देन द इफरेंट वन। ये देखिए, ये आपकी इफरेंट आर्टीरियोल है, राइट। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, सी हियर अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट बट डिफरेंट कलर,
ये आपकी इफरेंट आर्टीरियोल है एंड ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल इज व्हाट स्पेशलाइज्ड. So it is the efferent arteriole. Now check, this is the efferent arteriole which is much more specialized. और जो रीजन स्पेशलाइज्ड हुआ, राइट, दिस रीजन, जो रीजन स्पेशलाइज्ड हुआ उस रीजन को हमने क्या बोला? तो अब आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने बात किया था रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में. अब हम फिर से बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा. द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल दैट आर स्पेशलाइज्ड रेफर्ड एज जेजी सेल्स, juxtaglomerular cells or Lassus cells or Purkinson cells, right? JG cells, Lassus cells और Purkinson cells. तो एक चीज ध्यान रखिए, जेजी सेल्स वाला पोर्शन वो है जो एफरेंट आर्टीरियोल का है, मैक्यूला डेंसा वाला पोर्शन है वो डीसीटी का है. इतना पॉइंट समझ आ गया? क्योंकि आप नेक्स्ट डायग्राम जो देखेंगे उसमें क्लियर विजिबल होगा. चलिए ये डायग्राम देखिए. अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे आप येलो कलर पोर्शन को देखेंगे, ये येलो कलर पोर्शन जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिस वन, राइट? This yellow color portion is a portion of the efferent arteriole that is specialized, जिनको हमने बोला जेजी सेल्स. ठीक है? और अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, this portion, then this portion is somewhat specialized and these are your macula densa cells. Got a point? तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्यूला डेंसा सेल्स कौन सी हैं. आप ये भी देख सकते हैं हमारे पास जेजी सेल्स कौन सी हैं. और यहां पर आप हियर, अब आप देखें तो जो ब्लड का फ्लो है वो आपको बताएगा कि हमारे पास एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल कैसे हैं. सो इफ यू सी हियर, देन नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ब्लड कहां से एंट्री ले रहा है और कहां से मूव आउट हो रहा है. तो जहां से एंट्री ले रहा है वो आपकी एफरेंट आर्टीरियोल है और जहां से मूव आउट हो रहा है वो आपकी इफरेंट आर्टीरियोल है. नजर आया? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट डायग्राम. दिस वाज द एंड डायग्राम टू प्रोवाइड द स्पेशलाइजेशन पार्ट. अब आप यहां पर मैक्यूला डेंसा को आप इजीली देख सकते हैं, राइट? और यहां पर जब आप एफरेंट आर्टीरियोल में हैं तो वहां पर जेजी सेल्स में भी स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं. नजर आ गया? और अब जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसे समझिए. ध्यान सामने रहेगा सभी का. ओके, लिसन, बिकॉज इट इज एंटायरली न्यू थिंग. क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? अर्ली डीसीटी. अर्ली डीसीटी में हमने दो स्पेशलाइजेशन, टू स्पेशलाइजेशन दैट वी हैव डिस्कस सो फार. वन इज द रीजन ऑफ मैक्यूला डेंसा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डीसीटी, एंड द रीजन ऑफ जेजी सेल, juxtaglomerular cells, द पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल. हमने इनको समझा हुआ है, आपने लोकेशन जानी है. द जेजी सेल्स are specialized baroreceptors. What are these? Baroreceptors. पर ध्यान रखिएगा, these are local baroreceptors, right? Nothing to do with the body. ये केवल किडनीज में ऑपरेट होते हैं. तो इसीलिए समझिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर बैरोरेसेप्टर्स पर क्वेश्चन है. जो वो बैरोरेसेप्टर्स पर क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं वो सिस्टेमिक है. सिस्टेमिक का मतलब हमारी बॉडी में कहीं और ऑपरेट हो रहे हैं, उनको आपको कार्डियक सिस्टम में समझाया जाएगा. सो प्लीज जब आप एसक्रीटी के क्वेश्चन करेंगे, इस सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, तो बैरोरेसेप्टर के क्वेश्चन मत करिएगा. हां, जहां पर जेजी सेल वर्क आ गया है, जेजी सेल का नाम आ गया है, वो आप क्वेश्चन करिएगा, बैरोरेसेप्टर्स के नहीं. क्योंकि जो क्वेश्चंस बैरोरेसेप्टर्स पर आए हैं वो सिस्टेमिक पर आए हैं, उनको आप कार्डियक सिस्टम में समझेंगे. ओके, सो डोंट आस्क दो क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस. मैं अभी बता दे रहा हूं. ये लोकलाइज्ड बैरोरेसेप्टर्स है. बैरो हैं तो इसके अंदर ये प्रेशर चेक करेंगे. दैट इज व्हाट दे विल जज, दे विल सेंस द ब्लड प्रेशर apply by blood that enters the glomerulus. तो जो ग्लोमेरुलस में हमारे पास ब्लड एंटर कर रहा है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये इसे सेंस करेंगे. यानी किडनी में वर्क करते हैं, रीनल बैरोप्रेसेप्टर है. तो अगर जेजी सेल का काम ये है तो फिर ये बताइए कि मैक्यूला डेंसा का काम क्या है? देन मैक्यूला डेंसा cells are specialized to sense, yes, they will sense something, and what? The sodium ion concentration in filtrate. हमारे पास filtrate में कितने सोडियम आयन हैं? Second, the rate of filtrate flow means हमारे पास जो filtrate flow कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है. So point is the JG cells and the macular densa cells having different roles, different functions. और अगर एक वर्ड में आपसे बोले तो जो अर्ली डीसीटी सेल्स हैं they are responsible for regulation of द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करती है. कैसे करती है वो समझिए. बिकॉज इन अर्ली डीसीटी देयर इज टिब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक ऑपरेट्स. व्हाट डिड आई जस्ट से? टिब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा, पीसीटी में एक वर्ड यूज किया था, इफ यू रिकॉल द लास्ट क्लास. पीसीटी में वर्ड यूज किया था ग्लोमेरुलो टिब्यूलर बैलेंस. क्या वर्ड यूज किया था पीसीटी में? ग्लोमेरुलो टिब्यूलर बैलेंस. यहां पर वर्ड आ रहा है टिब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक. यहां पर वर्ड है फीडबैक, प्लीज रिमेंबर दिस. यहां पर फीडबैक वर्ड है, बैलेंस नहीं. वो था ग्लोमेरुलर टिब्यूलो, ये टिब्यूलो ग्लोमेरुलर. दोनों में डिफरेंस है. अब देखिए कैसे, जब डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर, ध्यान दीजिएगा,
ओके नाउ ये हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लड यहां पर एंट्री कर रहा है। ये इफरेंट आर्टीरियोल है क्योंकि यहां से ब्लड बाहर आ रहा है। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल में अगर आप देखें तो स्पेशलाइजेशन हो चुका है, तो ये आप यहां पर जीजी सेल्स हैं। और अगर आप डीसीटी वाले रीजन में देखेंगे तो ये आपका अर्ली डीसीटी रीजन है, दिस इज व्हाट हियर अर्ली डीसीटी। और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास ये रीजन मैक्यूला डेंसा का है जो स्पेशलाइज्ड है, और जो येलो कलर से दिखाया गया है वो हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल एपिथेलियल हैं, नॉन स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड हैं, राइट, क्योंकि मैक्यूला डेंसा की सेल पास में है तो स्पेशलाइज्ड हो गई, ये अनस्पेशलाइज्ड हैं, अनस्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे समझा रहे हैं, प्लीज इस फीडबैक को समझिए। पहली बात तो इस फीडबैक का मतलब समझ लीजिए। प्लीज रिमेंबर व्हेन वी से टिब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक, व्हाट डज इट मीन? पहली बात उसका मतलब समझिए। ओब्वियसली फीडबैक है तो कुछ रेगुलेटरी हो रहा होगा। फीडबैक का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन। आपको एंडोक्राइन में समझाया हुआ है, जैसे नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। हार्मोन्स के लिए नेगेटिव फीडबैक वर्क मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक, जो आपको समझाया हुआ है। अब अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हमने लिखा है रेट ऑफ फ्लो थ्रू असेंडिंग लिम्ब, रेट ऑफ फ्लो थ्रू असेंडिंग लिम्ब, यानी अगर हमारे पास ये असेंडिंग लिम्ब है, ओब्वियसली असेंडिंग लिम्ब हुई, तो रेट ऑफ फ्लो थ्रू असेंडिंग लिम्ब एंड अर्ली डीसीटी। तो ई अर्ली डीसीटी, अर्ली डीसीटी का मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पर हियर, जब आप अर्ली डीसीटी से क्रॉस कर रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो थ्रू द असेंडिंग लिम्ब एंड द अर्ली डीसीटी इंक्रीजेस। अगर यहां पर आपने फ्लो को बढ़ाया, आपने रेट ऑफ फ्लो को बढ़ाया, लीड्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, असेंडिंग लिम्ब से या अर्ली डीसीटी से अगर फ्लो बढ़ा, अगर फ्लो बढ़ा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इन द सेम नेफ्रॉन, यानी हम इसी नेफ्रॉन की बात करें तो उसी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है दैट इज व्हाट हियर, दिस इज व्हाट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो यहां फिल्ट्रेट हो रहा होगा, दैट इज इन द सेम नेफ्रॉन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर एक वर्ड बोले तो जो रेट है किसका? फिल्ट्रेट फ्लो का, रेट ऑफ फिल्ट्रेट फ्लो इज व्हाट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू हियर व्हाट द फिल्ट्रेशन, दैट इज द पॉइंट। एक बार में तो ये समझ लीजिए, जिसको आपको याद रखना है, ये हमारी ग्लोमेरुलर फीडबैक है। अभी कैसे वर्क करती है इसको समझिए। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर राइज करे, जस्ट रिकॉल द लास्ट क्लास अगेन, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर राइज करे तो क्या हमारे पास फिल्ट्रेट बढ़ता है? ब्लड प्रेशर राइज करे तो क्या फिल्ट्रेट बढ़ता है? तो मैंने आपको बताया था क्या जीएफआर बढ़ता है? तो मैंने बताया था हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर चाहे जो भी हो, इन अवर किडनी देयर इज ऑटो रेगुलेशन ऑपरेट्स। हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में ऑटो रेगुलेशन वर्क करती है, इसी को समझना है। मैं कहीं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहा हूं, बस आप मेरी बात समझिए। आपसे अगर पूछा जाए अर्ली डीसीटी का काम क्या है तो आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कैसे हो रहा है? द वेरी फर्स्ट वे टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इज ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बोले ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर तो यानी हमारे पास ये जो सेक्शन का है जहां पर आप असेंडिंग लिम्ब में हैं या आप डिसेंडिंग लिम्ब में हैं, तो ये हो गया ट्यूब्यूलर पार्ट, ट्यूब्यूलर पार्ट। और फिर हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर मतलब जहां पर ग्लोमेरुलस रीजन हो, जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा हो। तो ट्यूब्यूलो का मतलब होता है जब आप असेंडिंग लिम्ब या डीसीटी की बात कर रहे हो, और ग्लोमेरुलर का मतलब होता है जब आप फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो। तो किस तरह से ये आपस में रिलेटेड है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने आपसे बोला ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फिल्ट्रेट बढ़ाओगे तो फिल्ट्रेट का रेट बढ़ाओगे, अगर डीसीटी से फिल्ट्रेट ज्यादा पास करेगा तो हम जीएफआर को कम कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बट विद लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी। इसीलिए मैं रोक रहा हूं, ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज अपने आप में इजी नहीं है और कोई भी चीज अपने आप में टफ नहीं है। जरूरी है उस पॉइंट को समझने की, जरूरी है उस पर मेहनत करने की। इसलिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक चीज बताइए, जब आप यहां से, ओबीसी हम क्या बात कर रहे हैं? हम फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं जो डीसीटी से पास हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपके सामने जो डीसीटी वाला पोर्शन है इसको हम आपको अलग से बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो नाउ इफ यू सी हियर, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रीजन ऑफ डीसीटी। ये हमारे पास डीसीटी वाला रीजन है जहां पर हमारे पास ये सेल्स हैं जो मैक्यूला डेंसा की है। ठीक है, ये मैक्यूला डेंसा की सेल्स है, डीसीटी का रीजन विद मैक्यूला डेंसा सेल्स। यहां से हमारे पास फिल्ट्रेट पास हो रहा है, तो दिस इज द रीजन ऑफ फिल्ट्रेट। यहां से हम फिल्ट्रेट को पास कराएंगे। तो चलिए हमने क्या दिखाया, हमने यहां पर फिल्ट्रेट को शो कराया और हमने बोला कि उसकी जो रेट है वो ज्यादा है, फिल्ट्रेट बहुत तेजी से पास कर रहा है, ये कंडीशन दे दी है। तो एक चीज बताइए, फिल्ट्रेट क्यों पास कर रहा है तेजी से? जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो ज्यादा क्यों है? फिल्ट्रेट का फ्लो इसीलिए ज्यादा होगा क्योंकि फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा होगा। एक चीज बताइए, जो फिल्ट्रेट हमारे पास टिब्यूल में है, यहां पर है, वो कहां से आया? जो आपने फिल्टर किया। तो जिस रेट से आप फिल्टर करेंगे उसी रेट से वो फ्लो करेगा। अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेट भी ज्यादा फ्लो करेगा, उसका रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो एक चीज समझिए, देखिए मैं आपके सामने कुछ एक डायग्राम बनाना चाहता हूं जिसे आप ध्यान देंगे। ये आपका वोमेन कैप्सूल वाला रीजन है, यहां पर आपका पीसीटी स्टार्ट हो चुका है
और अब आपका यहां पर हमने एफरेंट आर्टीरियोल बनाया विद ग्लोमेरुलस रीजन एंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो आपने यहां पर देखा कि हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू यहां पर इस तरह से बन चुका है। और ऑब्वियसली हमने फिल्ट्रेट को फास्ट दिखाया, यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो ज्यादा है। तो फिल्ट्रेशन ज्यादा क्यों है, पहले ये सोचिए। फिल्ट्रेशन इसीलिए ज्यादा होगा क्योंकि डेफिनेटली पीजी ज्यादा होगा। आपको बताया था पीजी इज द गाइडिंग फोर्स। रिमेंबर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। अगर टिबिलो ग्लोमेरुलर फीडबैक में क्वेश्चन बनकर आ गया तो बहुत अच्छा बनकर आएगा और आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब एक एक पॉइंट स्पेसिफिकली आपके पास क्लियर हो। तो जरा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया फिर से बैठ जाइए, नहीं समझ में आया फिर से बैठ जाइए, चीजें क्लियर होने लगेंगी। लेकिन आज की क्लास तभी क्लियर होगी जब हमने पिछली क्लास तैयार की होंगी। तो जरा सोचिए हमारे पास यहां पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, जरा समझिएगा, यहां पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है और अगर उसका फ्लो ज्यादा है, फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा है, तो फिल्ट्रेट तभी ज्यादा बनेगा जबकि हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि यही गाइडिंग फोर्स होता है फिल्ट्रेट के लिए। और अगर हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है तो तभी ज्यादा हो सकता है जबकि हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड फ्लो ज्यादा हो। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई है, रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है। और अगर रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है इसका मतलब एक भी चीज क्लियर हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। भाई ब्लड फ्लो रीनल का मतलब किडनी ब्लड फ्लो, यानी किडनी में ब्लड ज्यादा आ रहा है, किडनी में ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर किडनी में ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि हार्ट ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा है। आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, जस्ट वी कॉल द वैल्यूज पार्ट, 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट मूव टू द किडनी। किडनी में ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, हाई रेट से फ्लो करता है। तो फिल्ट्रेशन तभी ज्यादा हो सकता है जबकि रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो, और रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, जब ब्लड प्रेशर हमारे पास ज्यादा था तो हमने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ, सुनते रहिएगा, हमने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ, और फिल्ट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो उसकी जो रेट है वो भी फ्लो ज्यादा होगा। और अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास सोडियम आयन भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, सुनते रहिएगा, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन प्लाज्मा का हो रहा है। और प्लाज्मा में, प्लाज्मा बीइंग एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उसमें सोडियम आयन ज्यादा होंगे। फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ तो सोडियम आयन ज्यादा आए। अब वही हाई सोडियम आयन मूव करके आपके पास अर्ली पीसीटी के मैक्यूला डेंसा से पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं, मैक्यूला डेंसा वाले रीजन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया अभी तक, हमने यहां पर सोडियम आयन को ज्यादा कर दिया। ठीक है, आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स यहां पर ऑलरेडी हमने बना दी हैं। ये आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स है, ध्यान से देख लीजिए, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आपकी मैक्यूला डेंसा सेल है राइट नाउ। प्लीज रिमेंबर द मैक्यूला डेंसा सेल्स लाइक thick ascending limb, like thick ascending limb having the presence of one particular transporter। और ये ट्रांसपोर्टर आप पढ़ चुके हैं, लाइक थिक असेंडिंग लिंब बोला ना, तो मैक्यूला डेंसा सेल पर भी 1 सोडियम आयन, 2 क्लोराइड, 1 पोटेशियम आयन हमारे पास को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो थिक असेंडिंग लिंब की तरह यहां पर भी होगा, अर्ली डीसीटी में होगा। ध्यान रखिए आप अर्ली डीसीटी में हैं, बार बार हम अर्ली डीसीटी बोल रहे हैं, हर जगह हम यहां पर अर्ली डीसीटी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सोडियम आयन ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पर जो हमारे पास सोडियम आयन आ रहे हैं, ये सोडियम आयन एंटर भी करेंगे, क्योंकि सोडियम आयन को, पोटेशियम आयन को, क्लोराइड को एंटर कराया जाता है, तो सोडियम आयन एंटर करने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम आयन, सभी आयन एंटर्स करेंगे, लेकिन हम सोडियम आयन को लेकर चलेंगे बिकॉज़ हियर द रोल ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन एंटर्स द मैक्यूला डेंसा सेल्स, सोडियम आयन एंट्री लेने लगे। ऑब्वियसली अदर आयंस भी लेंगे, नो डाउट, पोटेशियम आयन भी लेंगे, क्लोराइड आयन भी लेंगे, सभी लेंगे। तो एक चीज बताइए, जब ये सभी आयन सेल में एंट्री लेने लगे तो क्या इंट्रासेलुलर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? इंट्रासेलुलर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? सोडियम आयन हमारे पास ज्यादा थे, तो जितने भी हमारे पास 1 सोडियम या 2 क्लोराइड और 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर हैं, वो सोडियम आयन को मूव कराएगा। तो इंट्रासेलुलर, ध्यान सुनते रहिए, इंट्रासेलुलर सोडियम आयन कंसंट्रेशन मैक्यूला डेंसा सेल्स में ज्यादा होने लगा। और जब इंट्रासेलुलर सोडियम आयन या पोटेशियम या क्लोराइड ज्यादा होने लगा तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेल में ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगेगी। ऑस्मोलैरिटी मैक्यूला डेंसा में बढ़ने लगी, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट एंटर ले रहा है, तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी राइज करने लगी। कहां पर? इंट्रासेलुलरली। या फीडबैक समझ रहे हैं? स्टेप वाइज मैं आपको दिखा भी रहा हूं और साथ साथ बता भी रहा हूं फ्लो डायग्राम के थ्रू। और ऑब्वियसली आपको क्या पता है, जब ऑस्मोलैरिटी राइज करती है, कहां से, एक बात बताइए, आइंस कहां से मूव करके गए? आइंस जो मूव करके गए हैं वो टिब्यूलर ल्यूमेन से मूव कर रहे हैं। ये आपकी ल्यूमिनल एरिया है, कैविटी है, जहां से आइंस मूव कर रहे हैं इंट्रासेलुलर। तो जब वो इंट्रासेलुलर गए तो ऑस्मोलैरिटी ल्यूमेन में कम होने लगी, क्योंकि आइंस तो यहां से मूव करके गए। तो आपने देखा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन चुका है, ल्यूमेन में ऑस्मोलैरिटी कम, इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा। तो अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे पास वाटर है, वाटर कहां मूव करेगा? वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ल्यूमेन टू द सेल। हमारे पास यहां पर वाटर मूव करने लगा। ये इस सेल में भी होगा, लेकिन हम 2 सेल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जितनी मैक्यूला डेंसा सेल है सभी में होगा, वाटर मूव करने लगा। अब अगर वाटर मूव करेगा तो इतना तो हमें पता चलेगा कि जो सेल्स हैं वो अब स्वेल करने लगेंगी,
क्योंकि वाटर मूव कर रहा है तो सेल्स ने स्वेल करना शुरू कर दिया। तो ऑस्मोलरिटी अगर बढ़ी तो वाटर मूव्स, वाटर मूव कर रहा है इनटू द सेल, वाटर सेल में मूव कर गया। और जब वाटर मूव कर गया तो जो हमारी मैक्यूला डेंसा की सेल्स हैं, राइट, दे आर गोइंग टू स्वेल, उन्होंने स्वेल करना शुरू कर दिया, वाटर एंटर कर रहा है ना, ये स्वेल करने लगी। तो अब जब ये स्वेल करने लगी देन समथिंग हैपेंस। ध्यान सुनिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या होगा? आफ्टर द स्वेलिंग फ्रॉम दीज मैक्यूला सेल्स समथिंग इज गोइंग टू लीक, कुछ बाहर आने लगेगा। एंड व्हाट इज गोइंग टू लीक? दैट इज व्हाट एटीपी। ये सेल्स एटीपी को लीक करने लगेंगी, इन सेल से एटीपी बाहर आने लगेगा और केवल तभी आएगा जबकि सेल स्वेल कर रही हो। तो स्वेल मैक्यूला डेंसा सेल स्टार्ट लीकिंग देयर एटीपी, यानी एडिनोसिन लीक करने लगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जब एडिनोसिन लीक करने लगा देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो अब देखिएगा ये हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल है। व्हाट इज इट? एफरेंट आर्टीरियोल। और यहां पर हमने कैपिलरी सेक्शन इस तरह से बनाया, हियर ये आपका कैपिलरी सेक्शन बना, और यहां पर हमने इफरेंट आर्टीरियोल को इस तरह से बनाया। और यहीं पर अब हमने सेल्स को शो किया, जो हमारी सेल्स हैं दीज आर जेजी सेल्स, ये हमारी जेजी सेल्स हैं, राइट। येलो कलर से जो बनाई गई वो जेजी सेल्स है, लेसिस सेल है। तो जब एटीपी रिलीज हुआ, ध्यान रखिए, अब जो सेल्स हैं इन सेल्स को बड़ा करके हमने यहां बनाया, ठीक है। ये एक जेजी सेल है। आप इस जेजी सेल को अगर आप देखिए तो इन दिस जेजी सेल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन पर्टिकुलर रिसेप्टर, और बनता हुआ अगर आप देख रहे हैं तो समझ चुके होंगे ये हमारे पास जीपीसीआर है, जिसे हम बोलेंगे A1 रिसेप्टर। व्हिच रिसेप्टर इज दिस? A1 रिसेप्टर। A1 रिसेप्टर इज द जीपीसीआर, और अब आप सेल ट्रांसक्रिप्शन कर चुके हैं तो समझ चुके होंगे जीपीसीआर कौन सा है, कहां पर प्रेजेंट है, जेजी सेल पर प्रेजेंट है, राइट। Then what is going to happen? When the ATP is released and we know the ATP having the presence of adenosine, yes or no? यहां पर जो A है वो क्या है? It is adenosine. और जो A1 रिसेप्टर हैं वो किसके रिसेप्टर हैं? These are the receptor of adenosine receptor. ये एडिनोसिन रिसेप्टर, तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास सेल्स स्वेल हुई, मैक्यूला डेंसा स्वेल हुई, और उनसे जब एटीपी एस्केप कर गया, एटीपी रिलीज कर गया, देन द एडिनोसिन ऑफ एटीपी बाइंड्स to A1 receptor, which is actually GPCR, right, of the JG cells. JG cells पर ये बाइंड कर गया। तो एडिनोसिन A1 पर बाइंड कर रहा है, जो A1 है वो JG सेल पर है। तो आपने स्टार्टिंग से समझा कि हमारे पास क्यों ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। प्रोसेस इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा था, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो उस तरह से आपने देखा कि हमारे पास किस तरह से मैक्यूला डेंसा, अब ध्यान रखिए, ये स्टेप बाय जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास से इन द केस ऑफ द हाई रीनल ब्लड फ्लो और राइज इन द रीनल ब्लड फ्लो, व्हाट इज गोइंग टू बी लीकिंग आउट फ्रॉम द मैक्यूला डेंसा सेल्स? तो आंसर आएगा इट इज व्हाट हियर द एटीपी। एटीपी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, तो आंसर आ जाएगा इट इज व्हाट जेजी सेल्स। व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर इज दिस? आंसर आ जाएगा इट इज जीपीसीआर, ठीक है। और अब फाइनल पॉइंट समझ लीजिए, दिस एडिनोसिन व्हेन बाइंड टू द जेजी सेल्स ब्रिंग्स अबाउट, जब ये जेजी सेल पर बाइंड करेगा तो जेजी सेल किस कहां पर है? प्लीज रिमेंबर ऑफ जेजी सेल कहां पर है? जेजी सेल कहां पर आई है? एफरेंट आर्टीरियोल पर। So when the adenosine bind brings about afferent arteriolar resistance. आपको afferent arteriolar resistance समझाया था, स्टार्टिंग में समझाया था। सोचिए कहां समझाया था, देखिए अपने नोट्स में कहां बताया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, सारी चीजें ऑलरेडी क्लास जा चुकी हैं, ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है। अब ये देखना है कि आपने उसे तैयार किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपसे बोला था हर क्लास एक दूसरे से लिंक होकर आती है, वेल कनेक्टेड होती है, हर क्लास तैयार होनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर माय एम इज दैट इफ अ क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम माय क्लास, माय टॉपिक, देन माय स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू सॉल्व इट। इसलिए कोशिश करता हूं कि जितना टॉपिक की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां तक ले जाऊं। अब ये आपके ऊपर है कि उस पर आपने मेहनत की है नहीं की। तो अब अगर एक बात बताइए, अगर एफरेंट आर्टीरियोल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, मींस अभी अगर आप ध्यान से देखें तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ये है, दैट इज व्हाट द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। लेकिन जब एडिनोसिन ने जेजी सेल पर बाइंड किया, एक बार समझिए जेजी सेल क्या है। जेजी सेल को बोलते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड जेजी सेल्स क्या होती हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स। जेजी सेल्स स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, और इसीलिए एडिनोसिन की बाइंडिंग इन्हें कॉन्ट्रैक्शन मोड पर ले जाएगी, और इसीलिए हमारे पास यहां पर अब ये रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ग्रीन कलर से यहां पर AAR लिखा गया, और उसी कलर से आप रेसिस्टेंस डेवलप करता हुआ देख रहे हो। आपने AAR डेवलप कर दिया, और अगर आपने AAR डेवलप किया, दिस इज द केस ऑफ AAR, तो बताइए जितना ब्लड पहले आ रहा था उतना ही फ्लो करेगा या कम करेगा? बोलिए, कम करेगा। आपने डायमीटर कम कर दिया, आप देख रहे हैं। पहले आप डायमीटर देखिए, सी हियर, आप पहले डायमीटर देखिए हियर, राइट, पहले डायमीटर देखिए, और अब डायमीटर देख लीजिए, सी हियर। तो आपने डायमीटर कम कर दिया, और चूंकि डायमीटर कम करा है तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो रीनल ब्लड अब हमारे पास फ्लो है वो हमारे पास कम जाएगा तो हमारे पास जो पीजी है वो कम होगा, और जो हमारे पास फाइनली जो जीएफआर है वो कम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? फिल्ट्रेशन ज्यादा था, जो रेट थी वो ज्यादा था। अगर रेट ज्यादा हुई तो आपने जीएफआर को कम कर दिया, रेट ज्यादा थी आपने जीएफआर को कम कर दिया, दैट इज व्हाट
ट्यूबिलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ऐसे ही अगर आपको रिवर्स जाना है तो अगर आप बीपी को कम करेंगे, सपोज आपने बीपी को कम किया, बीपी कम करेंगे तो फ्लो कम होगा, और अगर फ्लो कम हुआ तो हमारे पास सोडियम आयन कम आएंगे, सोडियम आयन कम आएंगे तो जो मैक्युलर डेंसा में जो सोडियम आयन एंटर कर रहे थे वो कम एंटर करेंगे, वो एंटर कम करेंगे तो जो ऑस्मोलिटी में चेंज आया है वो नहीं होगा, ऑस्मोलिटी में चेंज नहीं आया तो सेल स्वेल नहीं करेगी, एटीपी स्केप नहीं करेंगे, एटीपी लीक आउट नहीं करेंगे, जीपीसीआर के एबल रिसेप्टर पर एडेनोसिन बाइंड नहीं करेगा, तो जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, फ्लो बढ़ा दिया जाएगा। दैट इज ट्यूबिलोग्लोमेरुलर फीडबैक। समझ में आ रहा है? इस स्लाइड में जो हम जैसे जैसे बढ़े हैं, शुरू से जाइए, फिर से आइए, एक बार फिर से करिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर अपने आप से पूछिए कितना समझ में आया, फिर आगे बढ़िएगा। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज अनदर वे by which the early DCT regulate the blood pressure. Again, it is quite important, but most of the part of this section we have already covered during the renin angiotensin aldosterone system. तो जरा बस थोड़ा सा एक recap करना है, आपकी मेमोरी को थोड़ा सा शार्प करना है, यहां पर थोड़ा सा मॉड्यूल करना है। फिर से देखिएगा, आपको क्या बताया था, जैसे कि अगेन हमारे पास here, now please remember, consider this. Say renal blood flow is what less, or in other words we will say the blood pressure is less. कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, एक तो ट्यूबिलोग्लोमेरुलर फीडबैक, राइट? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर कम है। ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फिल्ट्रेट है हियर, राइट, जो फिल्ट्रेट है वो हमारे पास कम आया होगा, तो जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो है फिल्ट्रेट की वो हमारे पास कम हुई होगी, तो हमारे पास जो उसमें सोडियम आयन है, फिल्ट्रेट में जो सोडियम आयन है वो भी कम होंगे। तो इतना पता चल रहा है कि जब ये फिल्ट्रेट मैक्युलर डेंसा अर्ली डीसी से पास होगा तो सोडियम आयन यहां पर कम होंगे। यस और नो? अगर सोडियम आयन कम है देन द मैक्युलर डेंसा सेल्स, राइट, मैक्युलर डेंसा सेल्स थ्रो, इफ यू रिकॉल, द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड स्टिमुलस टू जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। जेजी सेल से रेनिन आने लगेगा, लेकिन जेजी सेल्स मैक्युलर डेंसा डिपेंडेंट ही नहीं है, जेजी सेल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। जरा देखिएगा, जब हमने बोला कि रीनल ब्लड फ्लो कम है, ब्लड प्रेशर कम है, देन हियर दिस इटसेल्फ इज अ रीजन फॉर द जेजी सेल्स टू बिहेव एंड रिलीज द रेनिन। सो द जेजी सेल्स, दीज सेल्स रिलीज रेनिन, राइट, रिलीज रेनिन, ये हमारे पास रेनिन आ रहा है not only because the blood pressure is less but also getting stimulated by the macular densa cells through prostaglandin and nitric oxide. तो एक बात ध्यान रखिए, जेजी सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं, जेजी सेल्स एफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकती हैं, जो आपको अभी ट्यूबिलोग्लोमेरुलर फीडबैक में समझाया था, बट देयर इज अनदर वे टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इज व्हाट our renin angiotensin aldosterone system that operates here, because if the blood pressure is less, अभी देखिए क्या होगा, because the blood pressure is less then the JG cells sense this low blood pressure and release the renin. ये JG सेल का काम हुआ कि रेनिन को रिलीज कर दिया, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैक्युलर डेंसा ने जज किया कि सोडियम आयन भी कम है तो उन्होंने फर्दर स्टिमुलेट किया और रेनिन को बढ़ा दिया गया, तो रेनिन फर्दर इंक्रीज हो गया, और जब रेनिन फर्दर इंक्रीज हुआ देन इट विल इनिशिएट हियर द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और अब आपके पास एंजियोटेंसिन सेकंड आने लगा। क्या आने लगा आपके पास? एंजियोटेंसिन सेकंड। और अगर एंजियोटेंसिन सेकंड आपके पास आने लगा देन व्हाट? ऑब्वियसली आप जरा ध्यान सुनिएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड इज वेरी पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर। व्हाट इज इट? वेरी पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, और अमंग अदर्स जो मैंने आपको रोल बताए थे कि एल्डोस्टेरोन को लाना, एडीएच को लाना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देना, वो अलग रोल है, वो आपको ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं। सो नाउ ये जो हम बोल रहे हैं वेरी पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, इसे समझना होगा, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसे समझिएगा। When you see, observe the role of angiotensin second as a vasoconstrictor, तो ध्यान रखिएगा, it is having very high much role, more vasoconstrictor to efferent arteriolar than afferent arteriolar, means afferent arteriole में vasoconstrictor रोल ज्यादा आएगा as compared to afferent arteriole। देखिए angiotensin second वासोकंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, लेकिन इसका जो रोल है, जो इसका इफेक्ट है, दैट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड ओवर इफरेंट आर्टेरियोल देन एफरेंट आर्टेरियोल, और मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकंड आ चुका है, तो एंजियोटेंसिन सेकंड अगर आया तो देखिए क्या होगा, हमारे पास इस तरह से यहां पर ये हियर चेंज आया, ये हमने वासोकंस्ट्रिक्टर करके दिखाया, तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड का रोल है ओवर एफरेंट आर्टेरियोल। बट इफरेंट आर्टेरियोल में देखें, देन इफरेंट आर्टेरियोल में हमारे पास यहां पर ये चेंज आया, तो आप देख रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल में आपने वासोकंस्ट्रिक्टर ज्यादा किया हुआ है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। देखिए एफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस भी हुआ है, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल रेजिस्टेंस इज मच हाई एज कंपेयर टू दिस। समझ आ रहा है? और इन अदर वर्ड, चूंकि एफरेंट आर्टेरियोल रेजिस्टेंस हो जरूर रहा है, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल रेजिस्टेंस से कम है, तो हम यहां पर डिक्रीज का साइन लगा देंगे, यानी कम हो रहा है। अब एक चीज बताइए, वासोकंस्ट्रिक्टर दोनों जगह है, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल रेजिस्टेंस आपने ज्यादा किया हुआ है, तो आप बताइए यहां पर इस इफेक्ट का हमारे जीएफआर पर क्या इंपैक्ट आएगा?
हमारे जीएफआर पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास इफेक्ट आर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया है, हमारे पास जो ब्लड का यहां पर मूवमेंट होना चाहिए था वो बहुत कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, डायमीटर बहुत कम हो गया है। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर जितना ब्लड आया उतना मूव नहीं कर पाया, उतना एग्जिट आउट नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली हमारे पास फिल्ट्रेशन राइज करने लगेगा, फिल्ट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो ये बात समझिए, प्लीज लिसन केयरफुली। There are two ways by which we can regulate our blood pressure: through the renal aspect, through the kidney aspect, one is tubuloglomerular feedback, and by the renin angiotensin aldosterone system. आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर फिल्ट्रेट बीपी कम है, लो है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस है वो रेनिन एंजियोटेंसिन करा रहा है लेकिन कम करा रहा है। और यहीं पर आप ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक पर जाएं तो यहां पर भी सेम रिजल्ट आने वाला है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर सोडियम कम आएंगे तो सेल में स्वेलिंग कम होगी, एटीपी कम रिलीज होंगे, तो जो एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस आने वाला था वो कम होगा। तो यहां पर मैकेनिज्म अलग अलग है लेकिन रिजल्ट सेम आता है। और ओबीसी जब एडीएच आएगा, जब एल्डोस्टेरोन आएगा, तो वो एडीएच वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन को कराएगा, प्लाज्मा में ऑस्मोलिटी बढ़ने लगेगी, प्लाज्मा में वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। जो एडीएच वाटर एब्जॉर्ब कराएगा कहां जाएगा, ब्लड में। जो सोडियम आयन एब्जॉर्ब होंगे कहां जाएंगे, ब्लड में। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमारे पास जो बीपी कम हो रहा था उसे आपने रेगुलेट कर लिया है। प्लीज इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, समझ के पढ़िएगा। जितना अच्छा आप इसे पढ़ेंगे उतना आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसको एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए शुरू में दिया हुआ है आर्टीरियल प्रेशर इज लेस, तो ऑब्वियसली अगर आर्टीरियल प्रेशर लेस है तो हमारे पास पीजी कम होगा। पीजी अगर कम होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज लेस, पीजी कम है तो जीएफआर कम, जीएफआर कम होगा तो मैक्युलर डेंसम में क्या सेंस करेंगी, सोडियम क्लोराइड कम आ रहा है, रेनिन बढ़ा, एंजियोटेंसिन सेकंड बढ़ा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड में जब आप रोल देखेंगे तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करा रहा है, इफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ाया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैक्युलर डेंसा सेल्स सोडियम आयन को कम देख रही हैं कि सोडियम आयन कम है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो इफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हैं। और उसी कंपैरिजन में एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो हमने बोला वो कम जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो लास्ट वर्ड बोल रहा हूं, एंजियोटेंसिन सेकंड रोल इज प्रीडोमिनेंट, एंजियोटेंसिन सेकंड रोल इज प्रीडोमिनेंट ओवर इफरेंट आर्टीरियल देन द एफरेंट आर्टीरियल। नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, हम पीजी को रेगुलेट कर ले जाएंगे। समझ में आ गया। तो आपने इसमें से देखा कि अर्ली डीसीटी ब्लड प्रेशर को किस तरह से रेगुलेट कर रही है। और यही हमने बताया था कि किडनीज के जो रोल है उसमें यूरिन फॉर्मेशन है, and the role is what, the blood pressure regulation, and the role is what, acid base regulation। और जो acid base regulation है वो भी हम आपके सामने लाने वाले हैं, जो अभी जस्ट आने वाला है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास यहां पर जो रोल आया है, जो अर्ली डीसीटी का आया है, वो हमने डिस्कस किया है। ओके, अब अर्ली डीसीटी में आफ्टर मैक्युलर डेंसा हमारे पास अदर सेल्स भी हैं। कौन सी हैं, जो हमने अभी डायग्रामेटिकली आपको दिखाई थी। सी हियर, डीसीटी which is the part of DCT that is near to efferent arteriole is specialized to form the macular densa, but this part I am going to highlight it, ध्यान से देखिए, this part is away, and because this part is away that's why it is not specialized, so it is not a part of macular densa। तो जो DCT हमारे पास tubule है, so one part of the tubule is specialized, not the other part, and the part which is not specialized is responsible for electrolyte reabsorption, responsible for electrolyte reabsorption। तो आप सिंपली अब यहां पर अगर आप सेल को देखेंगे, सी हियर, तो ये जो एक सेल है, राइट, या ये जो सेल है या ये जो सेल है, इसको आप देखें तो ऑब्वियसली ये ल्यूमिनल साइड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एपिकल और ल्यूमिनल साइड। ये अवे है तो हम बोलेंगे बेसल साइड। हमने एक सेल को निकाला और आपके सामने दिखाया, वो इस तरह से नजर आएगी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्यूबुलर ल्यूमेन, तो ये आपकी एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस है, ये आपकी बेसल सरफेस है। आपको ट्रांसपोर्टर क्लियर होने चाहिए, कहां पर कौन कौन से ट्रांसपोर्टर दिखाए गए हैं, कहां पर क्या क्या बताया गया है। अगर एस्टिशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कुछ अच्छे भी बनकर आए हुए हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन बनकर आए हैं तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जबकि आपने उन पर मेहनत की हो। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एपिकल और ल्यूमिनल साइड है, ये बेसल साइड है, और एपिकल और ल्यूमिनल साइड पर देखिए तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर। ऑब्वियसली एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्राइमरी पर डिपेंडेंट है, ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अर्ली डीसीटी का रोल देखें तो अर्ली डीसीटी इज नॉट ओनली रिस्पांसिबल फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय द ट्यूबुलर ग्लोमेरुलो फीडबैक एंड द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर, बट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर the sodium ion chloride ion that is electrolytes reabsorption। obviously जो सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होंगे वो सोडियम आयन थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपेज इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे। जो क्लोराइड आयन है थ्रू क्लोराइड आयन चैनल दे विल मूव आउट, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट, द इनहिबिटर्स here, and the diuretic is there, and it is not the loop diuretic, it is thiazide diuretic। and if you see this diuretic here, thiazide diuretic, प्लीज रिमेंबर, अगर आपको बताया था ब्यूमेटेनाइड फ्यूरिसेमाइड, तो ये जो ब्यूमेटेनाइड था, राइट, ये 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड लूप डायोरेटिक था। ये थायजाइड जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप डेली याद नहीं रख सकते, इसीलिए या तो आप रिवीजन करते रहें या A4 साइज पेपर निकालिए। एक तरफ नेफ्रॉन के जो पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, वो लिखिए, दूसरी तरफ उनके ट्रांसपोर्टर्स और एक तरफ इनहिबिटर्स।
और जहां पढ़ते हैं वहां पर पेस्ट कर लीजिए, चलते फिरते देखते रहिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. दैट इज द ओनली वे टू मेमोराइज दैट. थायराइड डाययूरेटिक्स. ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द अर्ली डीसीटी, जो हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन करेगा और थायराइड डाययूरेटिक्स यहां वर्क करते हैं. नाउ कम टू लेट डीसीटी. ठीक है ना, आपको बताया था वी डिवाइड द डीसीटी इनटू अर्ली एंड लेट बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल कंसीडरेशन एज बिकॉज इफ यू सी द अर्ली डीसीटी दैट विल मेक कांटेक्ट टू द एफरेंट आर्टेरियोल स्पेशलाइज्ड टू बिकम मैकुलर टेंसर. But the part of DCT, I repeat, the part of DCT that will not make contact to the efferent arteriole, not specialized, not having macular densa, but different kind of cells. Okay? तो अगर हम उन सेल्स को देखें, see here, अगर हम उन सेल्स को देखें, then now this is the late DCT, but please remember if you see this diagram here, then you will find, जैसे कि अगर आप देखें तो this is the region till PCT here, right? If you recall, then this portion is about our loop where we have the this is what the descending and the ascending, yes or no? Then after till here, this is what early DCT, this portion early DCT, and then please remember, if you see the last segment of the DCT, which is what over somewhere here, then the next section of our nephron is what, if you recall, connecting tubule, and the part of connecting tubule, it is in cortex, is what, CCT, cortical connecting tubule. DCT के बाद जो पार्ट आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग टिब्यूल. ये आपको पोर्शन ऑलरेडी लिखवाए जा चुके हैं. और जो कनेक्टिंग टिब्यूल हमारे पास पोर्शन कॉर्टेक्स में है उसको हमने क्या बोला था, कॉर्टिकल कनेक्टिंग टिब्यूल. Remember? And the point is, if you see the late DCT and the CCT, if you see the late DCT and the CCT, anatomically similar, means having the presence of similar kind of cell. So that's why we club together and term the late DCT and CCT here. Are you getting it or not? तो हमने late DCT और CCT को एक साथ समझाना शुरू किया, एक साथ बताना शुरू करा. टीसीटी को हमने अलग से समझा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हमने लूप को अलग से समझा, लूप के बाद डीसीटी के दो पार्ट कर दिए, अर्ली एंड द लेट, अर्ली को अलग से समझा, और अब लेट डीसीटी और सीसीटी को क्लब कर दिया क्योंकि वो एनाटॉमिकल सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स लेके चल रहा है. एंड इफ यू सी द प्रेजेंस ऑफ सेल्स हियर, देन यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. वन इज व्हाट, द प्रिंसिपल सेल्स, एंड दैट इज व्हाट, इंटरकैलेटेड सेल्स. और अगर आप प्रिंसिपल सेल्स को देखिए, नाउ चेक द कलर, आप नाउ चेक द कलर ऑफ प्रिंसिपल सेल्स, नाउ चेक द सेल्स ऑफ color of intercalated cells, you will find different kind of cells are there. So please remember, here in the late DCT and the CCT, you will find two different kind of cells. One is what, here the principal and the intercalated. P for principal, I for intercalated. So P cells and I cells. And please remember, the P cells are much more than the I cells. First remember this, P cells ज़्यादा होती हैं. And the another important aspect is, the intercalated cells can change their behavior to become principal cells. Yes. तो इंटरकैलेटेड सेल्स का जो नंबर है वो फिक्स नहीं होता. इंटरकैलेटेड सेल्स अपना बिहेवियर शिफ्ट कर सकती हैं प्रिंसिपल सेल्स में ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन. अगर कोई हमारे पास फिजियोपैथो कंडीशन डेवलप हो रही है, जैसे कि किडनी में फेल्योर कंडीशन आ रही है, क्रोनिक रीनल फेल्योर हो रहा है, यानी किडनी अब फंक्शन नहीं कर रही है, तो उनमें अगर आप इंटरकैलेटेड सेल्स देखें तो एब्सेंट हो जाएंगी. ऑल द इंटरकैलेटेड सेल्स चेंज देयर बिहेवियर, राइट? देयर विल बी नो इंटरकैलेटेड सेल्स. तो इंटरकैलेटेड सेल्स का होना, उनका नंबर चेंज होना या ना होना पैथोफिजियो कंडीशन पर डिपेंड करता है. पहले ये समझ लीजिए. और अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स को अलग अलग पढ़ेंगे. जब आप प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लेट डीसीटी और सीसीटी रीजन को पढ़ रहे हैं. गॉट अ पॉइंट? तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपने, जैसे यहां पर ये प्रिंसिपल सेल्स हैं, तो आपने प्रिंसिपल सेल को बाहर निकाला और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये टिब्यूलर ल्यूमेन है, लेकिन यहां पर सेल्स में कोई माइक्रोविलाई, कोई ब्रूस बॉर्डर्स नहीं है. दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दैट्स व्हाई हियर बिगिन विद द प्रिंसिपल सेल्स. एंड प्लीज रिमेंबर, इन शॉर्ट, द पीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, प्रिंसिपल सेल्स. ओके, हर जगह एक्टर को नहीं ढूंढना चाहिए. कुछ आप ऐसा करिए, राइट? आप ऐसा करिए कि लोग आपको फॉलो करें रेदर देन आप खुद किसी को फॉलो करो. सोचिएगा इस बात को. ओके, तो प्रिंसिपल सेल्स, आपको एंडोक्राइनो में एडीएच पढ़ाया हुआ है, एंडोक्राइनो में एल्डोस्टेरोन भी पढ़ाया हुआ है. और इफ यू रिकॉल, जब हमने आपको एडीएच पढ़ाया था तो आपको बताए थे द रिसेप्टर फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ डीसीटी, सीसीटी, एमसीटी एंड सीडी. ये वर्ड बोले थे. तो अब आप समझ सकते हैं कि हम किन की बात कर रहे थे. डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉर्टिकल कनेक्टिंग टिब्यूल, मेड्यूलरी कनेक्टिंग टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आवर नेफ्रॉन. हम नेफ्रॉन की बात कर रहे थे. एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट डीसीटी एंड सीसीटी, इट इज व्हाट द प्रिंसिपल सेल्स वेयर यू विल फाइंड एडीएच रिसेप्टर्स. तो प्रिंसिपल सेल्स में एडीएच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ओब्वियसली अब आपने क्या करा, आपने यहां पर एक टिब्यूलर ल्यूमेन बनाई, जिसमें आपने समझाने के लिए एक प्रिंसिपल सेल को हमने बड़ा करके बनाया. ये आपकी एक टिब्यूलर ल्यूमेन है. आप अर्ली डीसीटी और सीसीटी वाले रीजन पर हैं, राइट? देन हियर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल, राइट? आप डिस्कस कर रहे हैं एडीएच. तो अगर आप पहले प्रिंसिपल सेल्स को देखिए तो प्रिंसिपल सेल्स में पहले आपको रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करना होगा. और ये चीज हम एडीएच में भी कर चुके हैं, ये चीज हम सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी कर चुके हैं, तो मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा.
राइट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज व्हाट हियर द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर आपको पता हो जाना चाहिए। रिसेप्टर इज व्हाट V2 रिसेप्टर, आपको एडीएच में भी कराया है, एंडोक्राइनो में और सिग्नल ट्रांजक्शन में भी कराया है। दिस इज व्हाट हियर द G protein, this is what here the adenylyl cyclase, right, this is what here the pKa, and here we have the presence of the vesicle, ये हमारे पास वेसाइकिल है। here in vesicle there is a presence of, here if you see, this is what the aquaporins, and which aquaporin is this? This is what aquaporin 2। और आप ध्यान से देखिए तो ये आपकी एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस है, ये आपकी बेसल सरफेस है। यस और नो? एपिकल एंड ल्यूमिनल एंड बेसल सरफेस। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए, अब आपको हमें बताना है कि एडीएच की बात करनी है, तो हमारी बॉडी में एडीएच कब आएगा? हमारी बॉडी में एडीएच कब आएगा? एक बात ध्यान रखिए, किसी भी हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वो हमारी बॉडी में पहले आए ही क्यों। व्हाट आर द कंडीशन दैट लेड टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन इन योर बॉडी, रिलीज ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन इन योर बॉडी? ऑब्वियसली मैंने बताया था ऑस्मोलैरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऑस्मोलैरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है तो एडीएच आ जाएगा। एडीएच का सेक्शन अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं तो देखिएगा, मिल जाएगा। और जब हमारे पास एडीएच आया तो एडीएच आके क्या करेगा? ऑब्वियसली एडीएच विल बाइंड टू दिस रिसेप्टर व्हिच इज V2 रिसेप्टर, then the receptor will activate the G protein, G protein activate the adenylyl cyclase, और जब adenylyl cyclase activate हुआ then it will provide the cyclic AMP, the secondary messenger। cyclic AMP interactivate PKA, और PKA अब आपको याद हो तो हमने बताया था PKA will perform two function, one phosphorylation of the aquaporin 2 and the phosphorylation of certain motor proteins, MOTOR, motor proteins, to allow the fusion of vesicle। तो जो हमारे पास PKA है that will help the fusion of vesicle to membrane, और अगर हमारे पास फ्यूजन हुआ तो हमारे पास जो एक्वापोरिन 2 हैं दे विल अपीयर। अब एक्वापोरिन 2 अपीयर हो गए। तो अब जरा ध्यान सुनिएगा, जब तक एडीएच नहीं था, जब तक, अब देखिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं, जब तक एडीएच हमारे पास नेगेटिव था, नहीं था, अगर आप एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस को देखें तो वहां पर कोई एक्वापोरिन नहीं था, नो AQP, हमारे पास वहां पर कोई एक्वापोरिन नहीं था, यानी एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस इम्परमेबल थी। समझ में आया? यस और नो? लेकिन वहीं पर अगर आप बेसल सरफेस को देखें, नाउ अगर आप बेसल सरफेस को देखें, दिस सरफेस हियर, बेसल सरफेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, प्लीज रिमेंबर बेसल सरफेस पर हमारे पास ऑलवेज, हमारे पास बेसल सरफेस पर ऑलवेज एक्वापोरिन प्रेजेंट रहते हैं, बट दीस एक्वापोरिन 3 and 4, तो बेसल सरफेस पर ऑलवेज एक्वापोरिन 3 and 4 रहते हैं। बेसल सरफेस ऑलवेज परमेबल होती है, एडीएच हो ना हो, बेसल सरफेस परमेबल रहेगी। प्रॉब्लम एपिकल सरफेस पर आती है, क्यों? क्योंकि ट्यूब्यूलर ल्यूमेन ये है, और जो हमारे पास वाटर आ रहा होगा, जो फिल्ट्रेट आ रहा होगा, वो यहां होगा। वाटर को यहां से क्रॉस करना था, वाटर को पहले एपिकल बैरियर क्रॉस करना था, और चूंकि वहां पर एक्वापोरिन नहीं थे, नहीं कर पा रहा था, एडीएच ने एक्वापोरिन 2 लाकर उसे परमेबल बनाया, इसलिए वाटर क्रॉस कर गया। इसीलिए वाटर अब क्रॉस करेगा और एक्वापोरिन 3 और 4 से बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 and 4 बेसल पर होते हैं, और एडीएच के कारण एक्वापोरिन 2 आता है। समझ में आया? ये हमारे पास प्रिंसिपल सेल में एडीएच का रोल आया। तो एक बात समझिए, अगर आप डीसीटी, सीसीटी, एमसीटी, सीडी को देखें, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप डीसीटी, सीसीटी, एमसीटी, सीडी को देखें तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली इम्परमेबल टू वाटर, नॉर्मली इम्परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए इम्परमेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस को देखें, अगर आप इस सरफेस को देखें हियर, अगर आप इस सरफेस को देखेंगे, राइट, तो ये सरफेस पर आपको एक्वापोरिन, एपिकल ल्यूमिनल सरफेस को देखेंगे तो आपको यहां पर एक्वापोरिन 2 तब तक नहीं मिलेंगे जब तक एडीएच नहीं आ जाता, इसलिए इम्परमेबल होती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, अगर एडीएच आ जाए, बिकम्स परमेबल, ये परमेबल हो जाएंगी। समझ आया? इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट इज द रोल ऑफ द एडीएच। अब ध्यान सुनिएगा, ये तो हमने एडीएच की बात कर ली, यस और नो, बट प्लीज रिमेंबर इन द सेम प्रिंसिपल सेल्स वी हैव एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, हमारे पास यहां पर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स भी होते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, फिर से हमने क्या किया, हमने फिर से यहां पर सेल्स बनाई और एक सेल को डिटेल में यहां बनाकर दिखाया, बड़ा करके इसलिए दिखाया है क्योंकि आप यहां पर एल्डोस्टेरोन का रोल देखेंगे। तो अगेन ये हमारी ट्यूब्यूलर ल्यूमेन है, ये आपकी एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस है, यहां पर आपकी बेसल सरफेस है, राइट, और यहां पर हमारे पास ब्लड है, दिस व्हाट हियर द ब्लड, ओके। और ऑब्वियसली जब आपके पास ये देख रहे हैं तो हमारे पास ये प्रिंसिपल सेल्स है। अब हम बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन की, तो अगेन द सेम कंडीशन, अगर आपको ब्लड में एल्डोस्टेरोन को दिखाना है, आपको एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस को समझाना है, तो एक बात ध्यान रखिए, अगेन आपको कंडीशन चाहिए होगी। और एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्यों आया होगा? जिस तरह से आपने एडीएच के लिए कंडीशन निकाली थी, आपको एल्डोस्टेरोन की कंडीशन बतानी पड़ेगी, एल्डोस्टेरोन क्यों आया था। सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज लेस, बीपी इज लेस, हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है, राइट, सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस, दीज 3 कंडीशन। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में कब आता है? जबकि ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, सोडियम आयन कम। और ध्यान रखिए एडीएच और एल्डोस्टेरोन सिनर्जिस्टिक होते हैं। क्या वर्ड बोला हमने यहां पर? सिनर्जिस्टिक। एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन आर सिनर्जिस्टिक।
सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है दे वर्क साइमल्टेनियसली एंड सप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क कर रहा है तो एंजियोटेंसिन सेकंड का रोल आपको बताया हुआ है। एंजियोटेंसिन नॉट ओनली प्रोवाइड द एल्डोस्टेरोन बट आल्सो द एडीएच, दोनों आते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जब एल्डोस्टेरोन आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए जो एडीएच के रिसेप्टर थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर थे, वो जीपीसीआर थे। तो एडीएच के रिसेप्टर जीपीसीआर क्यों थे? सिंगल ट्रांजैक्शन करा चुके हैं, क्योंकि एडीएच 9 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड होता है, रिमेंबर 9 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड एडीएच। बट इफ यू सी द एल्डोस्टेरोन इज कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, यस और नो, याद आ रहा है? इसीलिए ध्यान रखिए सिग्नल ट्रांजैक्शन हर जगह आएगा, चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां सिग्नल ट्रांजैक्शन का रूल ना आ रहा हो। तो जब कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है तो एल्डोस्टेरोन हाइड्रोफोबिक हुए, तो इनके रिसेप्टर कहां होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और इंट्रासेलुलरली। क्या बताया था? कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट हियर इंट्रासेलुलरली, और इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, बताया था नहीं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बिहेव एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। तो अब जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, दैट एल्डोस्टेरोन विल मूव एंड बाइंड टू इस रिसेप्टर, और जब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पर बाइंड, अपने रिसेप्टर बाइंड कर गया तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पर देखिए ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है, व्हेन द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर बाइंड्स समथिंग हैपेंस, मींस इट विल बिहेव एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, new genes are going to be activated, new proteins are available, and one of the major protein is what here, if you see sodium potassium ATPase, that is going to be located, sodium potassium ATPase कहां पर जाकर लोकेट हो जाएगी? where कहां पर जाकर लोकेट होगी? बेसल सरफेस पर। दिस इज योर 1, यहां पर हमने डाला 1। जो सेकंड प्रोटीन आपको मिलेगी दैट इज एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल्स, ENAC, एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल। ये कहां लोकेट होंगे? दे आर गोइंग टू लोकेटेड हियर एट एपिकल सरफेस। ये आपके हो गए सेकंड, तो आपने यहां पर डाला सेकंड। चलिए कलर चेंज करते हैं, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज के लिए फर्स्ट, तो यहां पर हमने कलर हटाया, यहां पर लिखा फर्स्ट, कलर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बट पॉइंट इज वी गेट another one, and another one is your here the third, which is potassium ion channel। तो आपको यहां पर पोटेशियम आयन चैनल भी मिले, these are your third। समझ आ गया? So when the aldosterone binds, you will get a 3 transporters, one is sodium potassium ATPase which is going to locate at the basal surface, and then what sodium ion channel and potassium ion channel both are going to locate at apical or luminal surface। अब क्या होगा? देखिए as we know sodium potassium ATPase है, allow sodium to move out, सोडियम आयन बाहर आने लगे, 3 सोडियम आयन, allow potassium ion to move in, पोटेशियम आयन अंदर आने लगे, तो पोटेशियम आयन अंदर आए। नेट रिजल्ट क्या होगा? सोडियम आयन ग्रेडियंट विल बी डेवलप्ड। तो हमारे पास जो सोडियम आयन ग्रेडियंट डेवलप होगा, सेल में सोडियम आयन कम होने लगे। भाई सोडियम पोटेशियम एटीपीज का एक ही फंक्शन होता है, ग्रेडियंट बनाना सोडियम का। नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट विल बी हमारे पास जो फिल्ट्रेट में सोडियम आयन होंगे, अब ध्यान रखिए जो सेकंड है वो क्या है? चैनल्स है, दीज आर चैनल्स, ऑब्वियसली पैसिव, चैनल्स पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब हायर टू लोअर मूव कराएंगे, अंदर इंट्रासेलुलर ऑलरेडी सोडियम आयन कम है तो सोडियम आयन मूव कर गए, ये हम बोलेंगे सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम आयन जो चैनल के थ्रू अंदर आए वही सोडियम पोटेशियम एटीपीज से बाहर आ जाएंगे। तो आपने फिल्ट्रेट से, राइट, फिल्ट्रेट से सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करा लिया, और वहीं पर ध्यान रखिए आपको पोटेशियम आयन चैनल मिले हैं। अब जब सोचिएगा जब सोडियम पोटेशियम एटीपीज वर्क कर रहा था तो पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर बढ़े, क्यों? क्योंकि आप पोटेशियम आयन को अंदर ला रहे थे, तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरली बढ़ गई। तो देखिए होता क्या है, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज सोडियम आयन कंसंट्रेशन डिक्लाइंस, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद इन द सेल। और अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेशियम आयन चैनल भी हैं, अगेन चैनल हैं, पैसिव होंगे, हायर टू लोअर मूव कराएंगे, तो जो पोटेशियम आयन अंदर बढ़े, दीस पोटेशियम आयन स्टार्ट मूविंग आउट एज पर देयर ग्रेडियंट। तो यहां पर आपने देखा सोडियम आयन को हमने रीअब्सॉर्ब कराया, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करा दिया। तो प्रिंसिपल सेल्स क्या करती हैं? प्रिंसिपल सेल्स सोडियम आयन को, प्रिंसिपल सेल्स सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करती हैं, पोटेशियम आयन को सिक्रीट करती हैं। समझ में आया? सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करती हैं, पोटेशियम आयन को सिक्रीट करती हैं। और इसीलिए जब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमारे पास यूरिन फॉर्म होगी तो यूरिन में क्या होगा? यहां पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारी बॉडी से पोटेशियम आयन को बाहर निकालेगा और सोडियम आयन को रिटेन कर लेगा। ये प्रिंसिपल सेल्स के फंक्शन थे, ये अर्ली डीसीटी एंड सीसीटी का फंक्शन था, लेकिन ये प्रिंसिपल सेल्स के फंक्शन थे। अभी हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स बची हुई हैं, उनको भी देख लीजिए। चलिए अब इंटरकैलेटेड सेल्स को देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक बार दोहराइए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लग रहा है? देखिए क्या लग रहा है? एडीएच की प्रेजेंस में प्लस मतलब एडीएच की प्रेजेंस में आप वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेल्स सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर रहे हो, प्रिंसिपल सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स को देखें तो ये रीएब्जॉर्ब कराती हैं, किसको? सोडियम क्लोराइड को, किसको? वाटर को, अगर एडीएच प्रेजेंट है तो। इतना पॉइंट समझ आ गया? और साथ ही साथ ये तो रीएब्जॉर्ब कराती हैं और वही प्रिंसिपल सेल्स सिक्रीट करती हैं क्या? पोटेशियम आयन। ये देखिए पोटेशियम आयन
बाहर अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब ल्यूमेन में आ रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया, पोटेशियम आयन ल्यूमेन में आ रहे हैं, सेक्रीट हो रहा है, तो ये यूरिन में आ जाएंगे। समझ में आ गया प्रिंसिपल सेल्स? ध्यान रखिएगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी तक प्रिंसिपल सेल्स पर इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाया, कभी बन सकता है पोटेंशियल प्रिंसिपल। देखिए पार्ट डी में सिंपल क्वेश्चन बनकर आया, तो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द अर्ली पीसीटी रिस्पांसिबल फॉर, तो आप आंसर सिंपली करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ADH द वाटर एंड द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। ये कंप्लीट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवर रिमेनिंग सेल्स, द इंटरकैलेटेड सेल्स। और जब आप इंटरकैलेटेड सेल्स की बात करेंगे, देन सी हियर बिफोर टू इंटरकैलेटेड सेल्स द वन पॉइंट रिमेन, उसको भी देख लीजिए। ये आपकी प्रिंसिपल सेल्स है, वन पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है, राइट, ये आपकी प्रिंसिपल सेल्स है। ये आपका सोडियम आयन चैनल है, जैसा आप देख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट योर सोडियम आयन चैनल, दिस इज व्हाट योर पोटेशियम आयन चैनल, राइट। अब तक हमने जो ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर पढ़े थे, उसमें आपको बताया था ब्यूमेटेनाइड, राइट, लूप डाययूरेटिक ब्यूमेटेनाइड, तो वो था हमारे पास सोडियम आयन, क्लोराइड एंड पोटेशियम आयन इनहिबिटर, राइट। फिर हमें थायजाइड बताया था, अपनी नोट्स देखिए मिल जाएगा, थायजाइड बताया था, वो सोडियम क्लोराइड का इनहिबिटर था, वो ट्रांसपोर्टर का इनहिबिटर था। अब अगर आप यहां पर देखिए, प्रिंसिपल सेल्स में हमारे पास सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, दीज आर सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स, दीज आर हियर, क्या लिखा है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, मींस विल नॉट अलाउ एल्डोस्टेरॉन टू फंक्शन। अगर आप सोडियम आयन, एक बार ध्यान रखिएगा, अगर हम बस एक याद रखिए, एमाइलोराइड, एमाइलोराइड इज व्हाट सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर और इनहिबिटर, क्योंकि एक तरफ ध्यान रखिएगा, एक तरफ ट्रांसपोर्टर आएंगे, दूसरी तरफ उनके इनहिबिटर लिखे होंगे, मैच करने के लिए आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सोडियम आयन चैनल इनहिबिटर इज एमाइलोराइड, एमाइलोराइड याद रखेंगे। ऐसे अगर बोला जाए एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब फंक्शन ना करने दें इसको, एल्डोस्टेरॉन को, तो आप आंसर क्या करेंगे, कोई भी एक इनमें से सिंपल ले लीजिए, एपिलेरोनोन, इसको याद रखिए, एपिलेरोनोन को अगर आप याद रखेंगे तो ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। इसमें एक चीज पर ध्यान रखनी है, जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, राइट, आपसे नाम नहीं पूछा कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, आपसे पूछा गया एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट विल लीड टू, क्या करेंगे अगर ये वर्क करते। तो एक चीज समझिए, जैसे कि अगर हमने यहां पर ये एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर बनाया, ऑब्वियसली अगर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है तो वो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर को रोल प्ले नहीं करने देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास ना तो सोडियम आयन चैनल आएंगे और ना ही पोटेशियम आयन चैनल आएंगे, क्योंकि इनका आना एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर पर डिपेंडेंट है, इनका आना एल्डोस्टेरॉन पर डिपेंडेंट है। और अगर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है तो एक चीज बताइए, क्या पोटेशियम आयन सीक्रीट हो पाएंगे? ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पोटेशियम आयन सीक्रीट हो पाएंगे? बोलिए, नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर वर्क नहीं कर पाए, इनको हमने यहां पर देखिए, ये हमने क्रॉस कर दिया, ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पोटेशियम आयन चैनल वर्क कर पाएंगे? क्या सोडियम आयन चैनल वर्क कर पाएंगे? दोनों में से कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो क्या सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा? तो नो सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, आपने रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाए। क्या पोटेशियम आयन का सीक्रेशन हो पाएगा? नो पोटेशियम आयन सीक्रेशन, पोटेशियम आयन सीक्रेट नहीं हो पाएंगे। यानी अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप ल्यूमेन में देखें तो क्या पोटेशियम आयन ल्यूमेन में आ पाए? नहीं, तो आपने पोटेशियम आयन को बॉडी से बाहर जाने से रोक दिया। अगर आपने एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यूज करे तो क्या पोटेशियम आयन सीक्रेट हो पाए? नहीं। क्या पोटेशियम आयन ल्यूमेन में आ पाए? नहीं। और अगर ल्यूमेन में नहीं आ पाए तो क्या यूरिन में आए? नहीं। आपने पोटेशियम आयन को बाहर जाने से रोक दिया। ये बात समझ आया? अच्छा, क्या आपने सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करा पाए? देखिए बात समझिए, दोनों में बहुत अंतर आ रहा है। पोटेशियम आयन का ल्यूमेन में आने को रोका आपने, ये रोका, पोटेशियम आयन को आने से रोका। लेकिन जब हम सोडियम आयन का रोल देखें तो सोडियम आयन को सेल में आने से रोका। पोटेशियम आयन का सीक्रेशन और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन रोका है। पोटेशियम आयन का सीक्रेशन, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन रोका है। तो सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो सोडियम आयन ल्यूमेन में बने रह गए। सुनते रहिएगा, पोटेशियम आयन नहीं आ पाए तो पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर ज्यादा हुए, ल्यूमेन में नहीं है। इतना समझ में आया? और एक चीज बताइए, जब सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब नहीं करा पाए तो ऑस्मोलैरिटी ल्यूमेन में ज्यादा रहने लगेगी। क्यों? क्योंकि सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वाटर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो रही है। अब वाटर बाहर आया, और अगर वाटर बाहर आया तो हमारे पास जो यूरिन अब बनकर आएगी। सोचिए, अगर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यूज करें तो क्या होगा? हमारे पास नो डाउट पहले तो यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा, क्योंकि वाटर सेल से बाहर आया। उसमें सोडियम आयन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रीअब्सॉर्ब नहीं कराया। तो अगर क्वेश्चन सुनिए, इफ यू अलाउ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट टू फंक्शन, there will be more urine output with high sodium ion concentration, more urine output, more M-O-R-E, more urine output with high sodium ion concentration but low potassium ion concentration. अब अगर यूरिन आउटपुट बढ़ा तो हम क्या बोलेंगे? ये जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हैं, they will behave as डायूरेटिक, वो डायूरेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों? यूरिन आउटपुट बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस यूरिन में पोटेशियम आयन कम है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या होते हैं? These are potassium ion sparing, पोटेशियम आयन को छोड़ने वाले हैं, पोटेशियम आयन को बाहर नहीं ले जाते। पोटेशियम आयन स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट आर द पोटेशियम आयन स्पेयरिंग डायूरेटिक, तो आप बताएंगे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। पोटेशियम आयन स्पेयरिंग का मतलब क्या हुआ? आपने पोटेशियम आयन को बाहर जाने से रोक दिया, आपने पोटेशियम आयन को छोड़ दिया, आपने पोटेशियम आयन पर वर्क नहीं किया।
दैट इज अनदर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस नाउ। इंटरकैलेटेड सेल्स, अब एक चीज बताइए, अगर आप इंटरकैलेटेड सेल्स को देखें तो इंटरकैलेटेड सेल्स का क्या रोल है? यहां ये अब तक हमने प्रिंसिपल सेल्स पढ़ी थी, और ध्यान दीजिएगा हम क्या कहने वाले हैं हियर। दीज आर टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स। तो एक बार समझिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरकैलेटेड सेल्स or simply I cells, then please remember among humans we have two different kind of intercalated cell. One is what type A and there is what type B. We have two kind of cells, type A intercalated cell, type B intercalated cell. Before to move to the intercalated cells, please remember principal cells का क्या function था? Principal cells का क्या function था? Principal cells का function था sodium ion reabsorption. Principal cells का function था water retention. अभी ADH और aldosterone समझाए थे, यहां पर देखिए प्रिंसिपल सेल्स पर एडीएच वर्क कर रहा है, तो प्रिंसिपल सेल्स का क्या रूल आया? वाटर रिटेंशन, क्योंकि एडीएच वर्क कर रहा है। प्रिंसिपल सेल पर एल्डोस्टेरोन वर्क कर रहा है, तो आल्सो रिस्पांसिबल फॉर, अभी आपको क्या बताया था, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, रिटेंशन, राइट, यही बताया। अच्छा, अब अगर हम इंटरकैलेटेड सेल पर देखें और इनके रोल को देखें, तो पहले ट्रांसपोर्टर को समझना होगा। चलिए देखिएगा, दिस इज व्हाट हियर ट्यूबुलर ल्यूमेन, तो आपकी यहां पर ये एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस हो गई, दिस इज व्हाट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो यहां पर ये आपकी बेसल सरफेस हो गई, यस और नो? यस, बेसल सरफेस हो गई। और अगर आप एपिकल सरफेस पर देखें तो पहले ट्रांसपोर्टर को देखिए, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट, मैं नंबर डाल रहा हूं और अच्छे लिखूंगा। तो अगर आप टाइप ए में एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस को देखें, फिर हम टाइप ए की बेसल सरफेस को भी जज करेंगे। तो एपिकल सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन आयन, फर्स्ट आपको हाइड्रोजन आयन एटीपेज मिलेगा, जिसे आप बोल सकते हैं प्रोटॉन पंप, राइट, क्योंकि आप देखिए तो ये आपका प्रोटॉन पंप है, पहला मिला। आपको क्लोराइड आयन चैनल्स मिलेंगे, दैट इज व्हाट योर सेकंड, अगेन एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस पर, तो आपने यहां पर सेकंड लिया क्लोराइड आयन चैनल। आपको थर्ड भी मिलेगा, और जो थर्ड है दैट इज व्हाट पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड, दैट इज व्हाट योर थर्ड। तो यहां पर भी ये भी एक प्रोटॉन पंप ही है, बट दिस इज व्हाट पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड, एंड ऑल्सो इट इज व्हाट हियर द पंप, एटीपेज है। दीज आर द थ्री मेजर ट्रांसपोर्टर एट द एपिकल साइड ऑफ और ल्यूमिनल साइड ऑफ टाइप ए। अच्छा, एक चीज समझिए, देखिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्टर पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब या तो आप इन पर मेहनत कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स आएंगे, किस मेम्ब्रेन पर कौन सा है आपको तैयार होना चाहिए। ऑलरेडी पार्ट सी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बन सकता है। और मैं ये भी जानता हूं ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सभी ट्रांसपोर्टर को याद रख पाना, इसलिए या तो बार बार रिवाइज करिए या फिर A4 साइज पेपर लीजिए और सामने पेश करिए, चलते फिरते देखते रहिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप क्या समझ पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन एटीपेज है, इट विल अलाउ द हाइड्रोजन आयन टू मूव आउट। तो यहां पर हमारे पास ये फिल्ट्रेट है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट हियर द फिल्ट्रेट। और अगर आप फिल्ट्रेट को देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन आयन पोटेशियम यानी प्रोटॉन पंप के अंदर इसको देखिए, जो एंटीपोड है उसमें देखिए वो भी हाइड्रोजन को बाहर ला रहा है। टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स अलाउ हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन। मैंने आपसे क्या बोला था? अगर हमारे पास सेल से ल्यूमेन में कुछ आ रहा है, फ्रॉम द सेल्स टू द ल्यूमेन, दिस इज सिक्रीशन। तो ये हाइड्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है, लेकिन चूंकि एटीपेज के थ्रू हो रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर द हाइड्रोजन आयन एटीपेज एंड दिस पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड अलाउ हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन। ये हाइड्रोजन का सिक्रीशन कराता है। ऑल्सो क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड का चैनल भी है, तो ये कराएगा। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? इंटरकैलेटेड सेल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ध्यान रखिए, अगर ये हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं आते तो क्या होता? हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन रिटेन होने लगते, और अगर हाइड्रोजन आयन रिटेन होते तो हम जानते हैं पीएच क्या होती है, व्हाट इज पीएच एज सच? पीएच होती है 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही होती है। और अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होने लगेगी, और अगर पीएच कम होने लगेगी तो हम बोलेंगे एसिडोसिस हो रही है। क्या हो रही है? एसिडोसिस, यानी एसिडिटी बढ़ रही है। पीएच का कम होना हमें क्या बताएगा? द लेस पीएच मींस एसिडोसिस। और अगर आप हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे हो, सिक्रीट कर रहे हो, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कम होंगे। हाइड्रोजन आयन हमारे पास फिल्ट्रेट में आए तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लगेंगे। तो जब आपने हाइड्रोजन आयन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाला तो हाइड्रोजन कम हुए, तो पीएच बढ़ने लगी। दैट इज द वे टू रेगुलेट एसिडिटी इन अवर बॉडी। तो टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करती हैं? टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल मेंटेन एसिडिटी, ये एसिडिटी को मेंटेन करती है बाय हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन। और एक चीज ध्यान रखने की है कि यहां जो हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहे हैं वो एटीपेज के थ्रू आ रहे हैं। इसका मतलब जो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होगा वो एक्टिवली होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एटीपेज डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरकैलेटेड सेल्स सिक्रीट हाइड्रोजन आयन एक्टिवली थ्रू द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये हम डीसीटी और सीसीटी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरकैलेटेड सेल्स कहां पर हैं? डीसीटी एंड सीसीटी, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। मोरओवर, अब जब टाइप ए में आप बेसल सरफेस को देखेंगे और बेसल सरफेस से अगर आप ट्रांसपोर्टर चेक करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? यहां देखिए पोटेशियम आयन चैनल फर्स्ट, सेकंड इज वो बाइक्रोटाइन क्लोराइड एंटीपोड। तो अगर आप यहां पर देखें तो बेसल सरफेस पर हमारे पास दो मेजर ट्रांसपोर्टर हैं, फर्स्ट पोटेशियम आयन चैनल एंड बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन एंटीपोड।
दीज आर द टू प्रेजेंट ऑन द बेसल सरफेस। देखिए बाइक्रोटाइन, क्लोराइड, एंटीपोर्ट। तो एक बात समझिए, जब हमारे पास हाइड्रोजन सीक्रेट हो रहे हैं और आप बाइक्रोटाइन को एब्सॉर्ब करवा रहे हो, ब्लड में ला रहे हो, यहां पर हमारे पास ब्लड होगा, तो जब आप ब्लड में बाइक्रोटाइन ऐड होने लगेंगे तो बाइक्रोटाइन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन आप बाहर निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा। दैट इज द वे टू रेगुलेट द एसिडिटी इन अवर ब्लड। और आप चूंकि पोटेशियम आयन को रीएब्सॉर्ब, क्योंकि यहां पर हमारे पास एंटीपोर्ट था, आप ये हमारे पास फिल्ट्रेट है, तो आप फिल्ट्रेट से पोटेशियम आयन रीएब्सॉर्ब कर रहे हो। तो एक बात ध्यान समझिएगा, जो हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल हैं और वो भी टाइप ए, तो टाइप ए का रोल क्या है आप एक बार समझ लीजिए। टाइप ए का रोल है हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन बट पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्प्शन। प्लीज रिमेंबर दिस, ये टाइप ए का रोल आ जाएगा और इंटरकैलेटेड सेल का रोल आ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्टिंगली जब आप टाइप बी को देखेंगे तो जस्ट रिवर्स होने वाला है, जस्ट रिवर्स, रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ट्रांसपोर्टर लिखे हैं, आप देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एपिकल और ल्यूमिनल और यहां पर हम फिर से बेसल देखेंगे, तो आप देखेंगे जस्ट रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, राइट। जब देखिए ये टाइप बी है, दिस वाज योर टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल। और जब आप टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल को देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, तो अगर आप जब टाइप बी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा व्हाट इज दिस, दिस वाज योर बेसल सरफेस, दिस वाज योर एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस पर बाइकार्बोटाइन, क्लोराइड और पोटेशियम चल रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये रहा आपका ल्यूमिनल यानी एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस। तो एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस पर जब आप देखेंगे तो हियर यहां पर हमारे पास एक हो जाएगा व्हाट, बाइकार्बोनाटाइन, क्लोराइड आयन, एंटीपोर्ट, राइट। सेकंड क्या दिखाया था, पोटेशियम आयन चैनल, तो पोटेशियम आयन चैनल। तो एपिकल और ल्यूमिनल सरफेस पर जो ट्रांसपोर्टर टाइप बी में है वही टाइप ए में हमारे पास बेसल पर है। ध्यान से देख लीजिए, बेसल आपके सामने पहले लिखा था, ये अभी लिख रहे हैं दिखाकर, अभी फिर देख लीजिएगा। और अगर टाइप बी के बेसल सरफेस को अगर आप देखेंगे तो बेसल सरफेस पे जो ट्रांसपोर्टर मिलेंगे, राइट, ये देखिए हाइड्रोजन आयन एटीपेज, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, एंटीपोर्ट, क्लोराइड आयन, चैनल। तो अगर आप यहां पर देखिए तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन एटीपेज, सेकंड क्लोराइड आयन चैनल, थर्ड पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एटीपेज, विच इज एक्चुअली एंटीपोर्ट। तो अब देखिए यहां पर जो हमने बेसल सरफेस पर ट्रांसपोर्टर लिखे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो टाइप ए के एपिकल सरफेस पर थे। जस्ट देखिए, मैच कर लीजिए आप। और यहां पर देखिए मैंने जो नंबर डाला था ना, तो यहां पर हियर ये जो नंबर डाला था, ये नंबर हम चेंज करके इस तरह से कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जो 1 2 3 जिस फॉर्म में लिखे हैं उसी 1 2 3 में हम लिखना चाहते थे, इसलिए बस नंबरिंग चेंज करिए, बाकी सब सेम है। तो एक चीज आपको क्या समझ में आई, टाइप ए का जो रोल है टाइप बी से डिफरेंट है। क्यों? टाइप ए का रोल था हाइड्रोजन सिक्रीशन, जरा टाइप बी को देख लें। टाइप बी क्या कर रही है, बाइकार्बोनाटाइन का सिक्रीशन। टाइप बी क्या कर रही है, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो टाइप बी का आता है, सिक्रीशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेटाइन। तो इंटरकैलेटेड सेल्स रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ नॉट ओनली द हाइड्रोजन आयन बट आल्सो द बाइकार्बोनेटाइन। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, intercalated cells responsible for secretion of both hydrogen ion and bicarbonatain but also responsible for reabsorption of bicarbonatain। क्यों? क्योंकि हमारे पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। टाइप ए जो थी वो बाइकार्बोनेटाइन का, टाइप ए जो थी वो बाइकार्बोनेटाइन का रीअब्जॉर्प्शन भी करा रही थी। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमने क्या लिखा, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेटाइन। जब टाइप बी में जाएंगे तो लिखा सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जस्ट रिवर्स। तो एक चीज अगर आप देखें तो जो हमारे पास टाइप बी है वो हाइड्रोजन आयन को रीएब्सॉर्ब करा रही हैं, बाइकार्बोनेटाइन का सिक्रीशन करा रही हैं। तो क्या ये हाइड्रोजन आयन ब्लड में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? क्या ये बाइकार्बोनेटाइन बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो अगर हाइड्रोजन आयन ब्लड में पहुंचे, देखिए बात समझिए, जैसे मैं आपके सामने ब्लड बनाता हूं, यहां पर टाइप ए सेल बनाता हूं, यहां पर टाइप बी सेल बनाता हूं। जो टाइप बी है वो हाइड्रोजन आयन को पहुंचा रही है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन आयन को पहुंचा रही है। टाइप ए है वो बाइकार्बोनेट आयन को पहुंचा रही है, ये देखिए टाइप ए है वो बाइकार्बोनेट आयन को पहुंचा रही है, आपको बनाकर दिखाया है। तो एक बात समझिए, इनकी आपस में जो यहां पर फंक्शनिंग है ए एंड बी की, दैट विल डिसाइड what is going to be added in our blood, whether it is what hydrogen ion or the bicarbonatain, in order to maintain the acid or base, acidosis or alkalosis in our blood. That is what acid base regulation. अगर मान लीजिए हमारे पास एसिडिटी ज्यादा हो रही है ब्लड में, आपने कोई ऐसा फूड लिया जो एसिडिक है, तो हम हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे। हाइड्रोजन का सिक्रीशन मतलब यूरिन में हाइड्रोजन आयन को बढ़ा देंगे जिससे कि एसिडिटी को रेगुलेट कर ले जाए। और एल्कलोसिस हो रही है तो हम बाइकार्बोनाटाइन को बढ़ा देंगे जिससे कि यूरिन में बाइकार्बोनाटाइन बढ़ जाए। सो ये बात ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स, तो ध्यान रखिएगा depending upon the type A or type B, it is hydrogen secretion or reabsorption of bicarbonatain, or the secretion of bicarbonatain or reabsorption of hydrogen ion. इनको आप ध्यान रखेंगे, that is what a CCP. और finally, okay, this is the end of today's class. We will continue the next class. Till then, be safe, stay strong. Thank you.